हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 6 की जो नई एनसीईआरटी आई है ना बॉस, एसएसटी की, उसका चैप्टर नंबर हम 3 देखेंगे। एसएसटी की जो नई बुक है उसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसका चैप्टर नंबर 3 है बॉस, ठीक है। इस बुक में आप देखोगे तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये 3 ही चैप्टर हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। एक चैप्टर मैंने करा दिया है, चैप्टर 2 आप देख सकते हो। चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर देंगे आज, और 2-3 दिन में ये भी कवर हो जाएगा। और पहला वाला चैप्टर उसको मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर का नाम है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। इसमें हम देखेंगे लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं और वहाँ पर कैसी कैसी लाइफ पाई जाती है। मतलब अपनी पृथ्वी पर, अपनी अर्थ पर जब आप देखोगे तो कहीं पर आपको माउंटेन्स दिखाई देंगे, कहीं पर आपको प्लेट्यूज दिखाई देंगे, कहीं पर आपको प्लेन्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, एक लैंडफॉर्म्स हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे लाइफ अलग पाई जाती है, माउंटेन्स में, प्लेट्यूज में लाइफ अलग पाई जाती है और प्लेन्स में लाइफ अलग पाई जाती है। इसको हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे, बेसिक से जानेंगे, बिल्कुल आराम से जानेंगे और इसको अच्छी तरह से आपको कवर कर लेना है, राइट। तो शुरुआत करते हैं लैंडफॉर्म्स एंड वहाँ पे लाइफ कैसी पाई जाती है। तो व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, तो मैंने बताए थे मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स में आप देखो, एक तो होते हैं आपके माउंटेन्स, दूसरे होते हैं आपके प्लेन्स, तीसरे होते हैं आपके प्लेट्यूज, ठीक है। ये अपने आप में क्या हो गए, लैंडफॉर्म्स हो गए। इवन आप कह लो डेजर्ट, ये भी अपने आप में एक अलग से लैंडफॉर्म है, ठीक है। अलग अलग लैंडफॉर्म को देखेंगे, उनका क्या महत्व है ये देखेंगे, उनका लाइफ वहाँ पे कैसी लाइफ पाई जाती है, कल्चर कैसा पाया जाता है, ठीक है। और चैलेंजेज क्या हैं, है ना, वहाँ पर क्या क्या चैलेंजेज एसोसिएटेड है। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कराना चाहता हूँ, वो बेसिक का आपको हेल्प करेगा। ऑल्दो आपने चैप्टर 2 आपने पढ़ लिया, मैं उम्मीद करूँगा चैप्टर 2 पढ़ने के बाद इसको पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना वो बेसिक्स में वहाँ करा चुका हूँ। फिर भी मैं एक बार, मेरी ड्यूटी बनती है, मैं आपको बता देता हूँ, राइट। देखो चैप्टर 2 जो था, हमने वहाँ पर देखा था कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखा था। तो एक बार दोबारा से उन कॉन्टिनेंट्स का रिवाइज कर लो। आप सबको पता है दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7। ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, यहाँ पर आपका जो कॉन्टिनेंट है वो है यूरोप, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है उसको हम बोलते हैं एशिया। इन दोनों को मिला दोगे, इन दोनों को, तो ये बन जाएगा यूरेशिया। ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया और ये वाला है अंटार्कटिका। तो देयर आर टोटल 7 नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। एशिया 1 हो गया, अफ्रीका 2 हो गया, नॉर्थ अमेरिका 3, साउथ अमेरिका 4, यूरोप हो गया आपका 5, अंटार्कटिका हो गया 6, ऑस्ट्रेलिया हो गया 7। तो 7 कॉन्टिनेंट हैं बॉस, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि इनका बार बार जिक्र होगा इस वाले चैप्टर में। फिर यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, ये भी पैसिफिक ओशन है, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है, ठीक है, नीचे सदर्न ओशन है और यहाँ पे आर्कटिक ओशन है। तो 7 कॉन्टिनेंट, 5 ओशंस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर ये हमारा प्यारा भारत है। भारत में भी आपको देखो ध्यान देना है। मैं थोड़ा सी चीज़ें यहाँ पे बड़ी बड़ी मतलब डिटेल में बता देना चाहता हूँ कई चीज़ें। तो ये अपना जो भारत है ना बॉस, यहाँ पर आपको एक माउंटेन दिखेगा बॉस, यहाँ पर एक आपको माउंटेन दिखेगा जो मैंने शेडेड किया है। इस माउंटेन का नाम है हिमालय। कौन सा माउंटेन है? हिमालय। इसकी बार बार चर्चा होगी बॉस, ठीक है। यहाँ पर कुछ माउंटेन्स दिखेंगे मगर ये उतने बड़े माउंटेन नहीं है। इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं बॉस? वेस्टर्न घाट। ध्यान देना, वेस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ माउंटेन्स पाए जाते हैं, ज़्यादा हाइट नहीं है उनकी, इनको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। क्या बोलेंगे? ईस्टर्न घाट। ये माउंटेन हिमालय हो गया। राजस्थान में एक माउंटेन है यहाँ पर, इसका नाम आपने सुना होगा, अरावली माउंटेन। कौन सा माउंटेन है बॉस? अरावली। कहाँ पर है? राजस्थान में। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा आपको माउंटेन, आपको यहाँ दिखाई देंगे 2 माउंटेन, है ना। एक तो है विंध्याचल, विंध्याचल एमपी के आसपास, और दूसरा ये वाला जो माउंटेन है इसको हम बोलते हैं सतपुड़ा माउंटेन। कौन सा माउंटेन? सतपुड़ा माउंटेन। तो बॉस यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कौन कौन सी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमने माउंटेन्स जानने की कोशिश करी। ये आपका हो गया हिमालय, है ना, हिमालय माउंटेन हो गया, तो ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपने देखा ये वाला जो हो गया अरावली माउंटेन हो गया। ये अरावली माउंटेन आपका राजस्थान में, ठीक है, बहुत ओल्डेस्ट माउंटेन है। हिमालय की बात करें तो हिमालय आपका यंगेस्ट माउंटेन है इंडिया का। और यहाँ पर 2 माउंटेन मैंने बताई दिए, एक हो गया आपका ईस्टर्न मतलब आपका विंध्याचल माउंटेन, दूसरा सतपुड़ा माउंटेन। इधर जो घाट हैं ये वाले ईस्टर्न घाट हैं, इधर ये वाले जो घाट हैं इनको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। इसके अलावा इंडिया के आप देखोगे, इंडिया के और दोनों साइड में आपको कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर ये वाला जो रीजन है बॉस, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक,
ये वाला जो रीजन है इंडिया का, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं बॉस? पेनिनसुला। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दिस रीजन इज कॉल्ड पेनिनसुला। पेनिनसुला क्यों बोलते हैं भाई इस रीजन को? पेनिनसुला बोलने का इसका कारण ये है क्योंकि ये 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। नीचे आप देखो इंडियन ओशियन है, नीचे क्या है आपका? इंडियन ओशियन है बॉस, इंडियन ओशियन। इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका अरेबियन सी है। तो ऐसा कोई भी लैंड मास जो 3 तरफ पानी से घिरा हो, ध्यान देना, ऐसा कोई भी लैंड मास जो 3 तरफ पानी से घिरा रहता है, ये नीचे भी पानी से, साइड में भी पानी से, और ये पानी से घिरा रहता है, एक जगह पर लैंड वाला पार्ट पाया जाता है। ध्यान देना, इस चीज़ को हम बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलेंगे? पेनिनसुला। तो कभी भी आपके सामने पेनिनसुला शब्द आता है तो आपको ध्यान देना है कि पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला मतलब एक ऐसा लैंडमास जो 3 तरफ किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। इधर भी वाटर, नीचे भी वाटर, और इधर भी वाटर, तो और ऊपर साइड में मान लो लैंड है, तो इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला, है ना। एक ऐसा लैंडमास जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो इंडिया का नीचे वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला बोलते हैं, पेनिनसुला, ठीक है। अच्छा, पेनिनसुला में मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, पेनिनसुला में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर जो माउंटेन है, ये वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं बॉस वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। इधर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न घाट। कौन सा घाट? इनकी चर्चा होगी बार बार, इसलिए मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा शुरू में। इस वाले को हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। इस वाले को क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये वाली बात हो गई। तो इंडिया के बारे में इन सब चीज़ों को याद रखना है। अच्छा, अब ये वर्ल्ड का खाली मैप है, इसको एक बार भरने की कोशिश करते हैं। आप भी एक कोशिश करना, एक मैप ले आना, उसको फिल करने की कोशिश करना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। कौन सा अमेरिका है? कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। मेरे साथ भर लेने एक बार इसको, है ना। ये आपका है साउथ अमेरिका। कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका। दोनों अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। इधर मैंने ओशियन बताया था, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। इधर आपका है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। यहाँ पर आपका है कॉन्टिनेंट अफ्रीका। यहाँ पर आपका कॉन्टिनेंट है यूरोप। ये वाला कॉन्टिनेंट है आपका एशिया। ये वाला कॉन्टिनेंट है आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये वाला कॉन्टिनेंट है आपका अंटार्कटिका। कौन सा कॉन्टिनेंट है? अंटार्कटिका। ओशंस की बात करें, मैंने बता ही दिया, ये पैसिफिक हो गया, चलो अलग कलर से लिख देते हैं, पैसिफिक ओशन। ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन। इंडिया के नीचे जो है उसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन। ऊपर जो है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक ओशन, और नीचे वाले ओशन को बोलते हैं सदर्न ओशन। तो देयर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। 7 कॉन्टिनेंट हैं, 5 ओशन हैं, इनके बारे में आपने जान लिया है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा और कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में यार एक बार बेसिक आपके हो गए ना, फिर मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। ये है मान लो अपना प्यारा भारत। थोड़ा इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं, इंडिया का मैप बनाना भी सीख लें हल्का हल्का सा, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंडिया में आप देखोगे, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, इंडिया में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? इंडियन ओशियन। साउथ में, इंडिया के साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन। इंडिया के ईस्ट की साइड में आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल। क्या देखने को मिलेगा? और इंडिया के वेस्ट की साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है। अच्छा, अब कुछ फिजिकल फीचर्स इंडिया के एक बार देख लेते हैं कि इंडिया के कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है। पहले ये वाला जो फिजिकल फीचर है भाई साहब, ये वाला जो फिजिकल फीचर है, इसको एक नाम दिया गया है। ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको हम बोलेंगे बॉस, नामकरण कर देते हैं इसका, हिमालय। इसका नाम क्या है? इंडिया के नॉर्थ की साइड में आपको हिमालय मिलेगा। ये तो नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक हिमालय फैला हुआ है। दूसरा जो आपका फिजिकल फीचर है ना बॉस, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे इस फिजिकल फीचर को बॉस हम बोलते हैं प्लेन्स। क्या बोलते हैं? प्लेन्स बोलते हैं। चूँकि ये नॉर्थ की साइड में, इसका नाम हो जाएगा नॉर्दर्न प्लेन्स। और इस प्लेन्स को बनाती है गंगा रिवर मेनली। इस प्लेन्स को बनाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है।
नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा बॉस, नीचे की साइड में ये लो, ये वाला जो रीजन देखने को मिलेगा इसको बोलते हैं प्लेट्यू। कौन सा रीजन बोलते हैं? प्लेट्यू वाला रीजन बोलते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, और पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। ये वाला प्लेट्यू वाला रीजन है, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको इस जगह पर, ये राजस्थान और गुजरात का जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको एक डेजर्ट दिखाई देगा। उस डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट, DACRT, थार डेजर्ट, ठीक है। अब आपको क्या देखने को मिलेगा? इधर की साइड में यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, कुछ प्लेन्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? प्लेन्स दिखाई देंगे। इनको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। इस वाले को हम बोलेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इधर वाले को हम बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसके अलावा इधर की साइड में यहाँ पर एक आइलैंड मिलेगा आपको। इस आइलैंड को हम बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। यहाँ पर कुछ आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इस आइलैंड को हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। ये हम क्या देख रहे हैं यार इसमें? हम देख रहे हैं इंडिया के फिजिकल फीचर्स। व्हाट वी आर लुकिंग हियर? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स, इंडिया के फिजिकल फीचर्स देख रहे हैं। आपको आंखों से दिखाई दे रहे हैं कि इंडिया में कितने फिजिकल फीचर हैं। देखो नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले हैं बॉस हिमालय, ठीक है। हिमालय माउंटेन जो आपका नॉर्दर्न साइड में, कौन सी साइड में? नॉर्थ और ईस्ट की साइड में, नॉर्थ और ईस्ट में। दूसरे हमने देखे प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स जो गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस रिवर बनाती हैं। इनको कई बार हमारे इंडिया वाले प्लेन्स को हम गैंगेटिक प्लेन्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गैंगेटिक प्लेन्स भी बोल देते हैं। यहाँ से रिवर गंगा निकलती है। तीसरा हमने देखा भाई पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी ये वाला जो एरिया है जो ट्राइंगुलर शेप में है ऐसे, इस वाले एरिया को बोलते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। फोर्थ नंबर पर हमने देखे कोस्टल प्लेन्स। क्या देखे हमने? कोस्टल प्लेन्स फोर्थ नंबर पर। इधर साइड में अरेबियन सी की साइड में जो प्लेन्स हैं इनको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। बे ऑफ बंगाल की साइड में जो प्लेन्स हैं इनको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर अपना हो जाएगा डेजर्ट, जिसका नाम है थार डेजर्ट। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये अपना डेजर्ट मेनली राजस्थान और गुजरात वाले इलाके में फैला हुआ है। और सिक्स नंबर पर आपको आइलैंड्स मिलेंगे। ये है आपका दोनों आइलैंड ग्रुप्स, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार आपका किधर है? बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप किधर है आपका? इंडियन ओशन में। तो एक बार ब्लैंक मैप पर इनको भरने की कोशिश करें। मैं बता रहा हूँ, टेंशन ना लें, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे वैसे करें। एक बार करने के बाद आपको मज़ा आएगा पढ़ने का, ठीक है। किताब में 1 मिनट में रीडिंग करा सकता हूँ, वो बड़ी बात नहीं है रीडिंग कराना, ठीक है। और रीडिंग में अपने दिमाग में भी चीज़ें जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए फिजिकल फीचर्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? चैप्टर की मैं हेडिंग पर आपको वापस लाना चाहता हूँ। हमने देखा है लैंडफॉर्म्स। क्या होते हैं लैंडफॉर्म्स? अपनी अर्थ पर जो लैंड के, अब यार लैंड मतलब जमीन और फॉर्म मतलब रूप, जमीन के रूप। तो यार देखो हमारे इंडिया में आपको देखो कहीं तो आपको माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। हिमालय क्या भाई? माउंटेन है। कहीं पर आपको प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर आपको प्लेट्यूज दिखाई दे रहा है, कहीं पर आपको आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर आपको डेजर्ट दिखाई दे रहा है। यही तो हैं बॉस लैंडफॉर्म्स। इन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं? लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। तो लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? हमारी अर्थ पर पाए जाने वाले वो फिजिकल फीचर्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, है ना। कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, सबके फीचर्स कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। और इन सब के बारे में नो डाउट इस चैप्टर में इन डिटेल हम मतलब जानने वाले हैं। तो लैंडफॉर्म एक फिजिकल फीचर होता है जो हमारी सरफेस पर आपको दिखाई देगा, अर्थ की सरफेस पर दिखाई देगा। फिजिकल फीचर में आपके माउंटेन्स हो सकते हैं, प्लेन्स हो सकते हैं और प्लेट्यूज हो सकते हैं। ये रही बात माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। एक चीज़ और हम देखेंगे अभी। मैं चाहता हूँ यार इंडिया की एक बार रिवर्स और देख लो, बार बार उनके मेंशन करके रख रखा है इस चैप्टर में।
तो एक बार रिवर्स भी देख लेते हैं कि इंडिया में मेनली कौन कौन सी रिवर्स जा रही हैं, फ्लो कर रही हैं। तो रिवर्स की सबसे पहले चर्चा करें। एक रिवर यहाँ से ऐसे करके आती है, इस रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो चाइना से होते हुए इंडिया में आती है, फिर बांग्लादेश में आती है, फिर वापस जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है बॉस? बे ऑफ बंगाल में जाती है। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। दूसरी आपकी रिवर है यहाँ से आ रही है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिल जाएगी। इस रिवर का नाम है बॉस गंगा रिवर। कौन सी रिवर है? गंगा रिवर। तीसरी रिवर है आपकी यहाँ से निकली और ये जाके गिर जाती है अरेबियन सी में, जाके गिर जाती है। कहाँ जाके गिर जाती है? अरेबियन सी में, पाकिस्तान होते हुए जाती है। इसको हम बोलते हैं इंडस रिवर। ठीक है, तो 3 रिवर तो ये हो गई। इसके अलावा एक रिवर यहाँ से है, ये इधर अरेबियन सी में जा गिर जाती है। दूसरी रिवर यहाँ पर है, ये यहाँ पर जा गिर जाती है अरेबियन सी में। पहली रिवर का नाम है बॉस नर्मदा रिवर। पहली रिवर कौन सी है? नर्मदा रिवर, जो कहाँ जाके गिर रही है? अरेबियन सी में। दूसरी रिवर का नाम है तापी रिवर। ठीक है, ये दोनों कहाँ जाके गिर जाती हैं? दोनों जाके गिर जाती हैं अरेबियन सी। फिर इसके अलावा एक रिवर ये, एक रिवर ये, एक रिवर ये, एक रिवर ये, 4 रिवर याद रखनी है। MGKK, महानदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, और चौथी रिवर है कावेरी। 4 रिवर हैं। ये चारों रिवर किधर जाके गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। ये दोनों रिवर कहाँ जाके गिरती हैं? अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। तो यार मोटे मोटे तौर पर अगर आपसे कोई कहे कि इंडिया में रिवर्स कितने टाइप की हैं, आपसे कोई पूछे इंडिया में रिवर्स कितने टाइप की हैं, आप दुख कहोगे 2 तरह की रिवर हैं सर। एक तो है हिमालयन रिवर्स। कौन सी रिवर है? हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में हमने देखी मेनली ऐसी रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हैं, उनको बोलते हैं हिमालयन रिवर। जिसमें सबसे पहले हमने देखी ब्रह्मपुत्र, मैप में आपकी बनी हुई है ब्रह्मपुत्र रिवर। दूसरी रिवर है अपनी गंगा रिवर, जो भारत में गुजारी है। तीसरी रिवर है अपनी इंडस रिवर। ठीक है, ये हो गई हिमालयन रिवर। दूसरी तरफ अपनी जो रिवर्स हैं, उन रिवर्स को हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुला मैंने अभी बता दिया, ये नीचे वाला हिस्सा इंडिया का क्या कहलाता है? पेनिनसुला कहलाता है। तो पेनिनसुला से निकलने वाली रिवर्स को हम 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो इधर ईस्ट की तरफ जाने वाली और एक इधर वेस्ट की तरफ जाने वाली। एक हो जाएंगी ईस्ट फ्लोइंग, ईस्ट की तरफ जाने वाली रिवर्स, और दूसरी हो जाएंगी वेस्ट फ्लोइंग, वेस्ट की तरफ जाने वाली रिवर्स। ईस्ट की तरफ जो रिवर्स जा रही हैं बॉस, ईस्ट की तरफ जो आपकी रिवर्स जा रही हैं, कौन कौन सी रिवर्स जा रही हैं ईस्ट की तरफ? देखो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूरे लिखे हुए हैं ना। वेस्ट की तरफ आपकी 2 रिवर जा रही हैं, नर्मदा और तापी। ईस्ट वाली कहाँ पे जाके गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। वेस्ट वाली कहाँ पे जाके गिरती हैं? अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। तो यार ये रिवर्स एक बार याद रख लो, पूरी साल आपको काम आएंगी। तो इंडिया में रिवर्स को हम कितने प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं? इंडिया में बहुत रिवर्स को हम 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है हमारी हिमालयन रिवर्स। हिमालयन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हिमालय से निकलती हैं। दूसरी कौन सी है आपकी? पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपकी पेनिनसुला से निकलती हैं। हिमालयन रिवर एक और नाम है, क्योंकि ये ऊपर की साइड से निकलती हैं। तो हिमालयन रिवर्स का एक नाम हो रहा है नॉर्दर्न रिवर्स। नॉर्दर्न रिवर्स, हिमालयन रिवर्स को हम नॉर्दर्न भी बोलते हैं। नीचे वाली रिवर्स को हम एक नाम और दिया गया है सदर्न रिवर्स, क्योंकि ये साउथ से निकलते हैं। हिमालयन रिवर की एक खासियत है, ये पूरी साल बहती हैं, क्योंकि हिमालय पर आपको देखने को मिलेगा, हिमालय पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। और जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उन्हीं से बनती हैं हमारी रिवर्स। पानी निकलेगा और वही क्या बन जाएगी? रिवर। तो चूंकि ऊपर वाली रिवर्स पूरी साल बहती हैं, इसलिए इनका एक नाम हो रहा है पेरेनियल रिवर्स। कैसी रिवर्स? पेरेनियल, PERENNIAL। पेरेनियल रिवर का मतलब होता है ऐसी रिवर जो पूरी साल बहती हैं, थ्रू आउट द ईयर। कैसे बहती हैं? थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल बहने वाली रिवर्स को। अब साउथ में जो रिवर हैं वो सिर्फ बरसात होती है तब बहती हैं, साउथ में आपको ग्लेशियर्स नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको सीजनल रिवर बोलते हैं। कैसी रिवर्स बोलते हैं? सीजनल रिवर बोलते हैं। तो भाई साहब रिवर्स हमारी होगी 2 तरह की। ऊपर वाली रिवर्स के मैंने 3 नाम बता दिए हैं। ऊपर वाली रिवर्स के कितने नाम हैं? 3 नाम।
पहला नाम है अपना हिमालयन रिवर चूँकि हिमालय से निकलती हैं, दूसरा नाम है नॉर्दर्न रिवर चूँकि नॉर्थ में पड़ती हैं, तीसरा नाम है पेरेनियल रिवर्स क्योंकि पूरी साल बहती हैं। इनका एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर और इंडस रिवर, ये तो हो गई हिमालयन। नीचे वाली रिवर्स को हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स क्योंकि ये पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको पेनिनसुला बोलते हैं। दूसरा इनको हम बोलते हैं सदर्न रिवर क्योंकि साउथ में पड़ती हैं भाई साहब ये, और तीसरा इनका नाम है सीजनल रिवर क्योंकि बरसात के टाइम पर ये ज़्यादातर बहती हैं और बरसात चली जाती है तो इनकी सूखने की संभावना रहती है। पेनिनसुलर रिवर्स के हमने देखे दो भाग हैं बॉस, एक है हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आपको देखने को मिलेगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और दूसरी है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, नर्मदा और तापी। इन बेसिक्स को आप एक बार नोट डाउन करते चलें, तब देखना आपको कितना मज़ा आने वाला है। आई एम श्योर आप एंजॉय करोगे ज्योग्राफी को, मज़ा आएगा आपको ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी ऐसी सब्जेक्ट है जितना ज़्यादा आप डायग्राम्स बनाओगे, जितने अच्छे आपके बेसिक्स होंगे, उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। एक बेसिक और करा देता हूँ मैं, चलो ठीक है। क्या बेसिक? एक डायग्राम और बनाना है बॉस, लो अभी बनाते हैं सुंदर सा डायग्राम। देखो लैंड फॉर्म्स की बात करें यार, किसकी बात करें? लैंड फॉर्म्स की बात करें तो लैंड फॉर्म्स में कौन सा सबसे ऊंचा होता है, कौन सा लैंड फॉर्म नीचा होता है, उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये मान लो बेस है, तो बेस में सबसे ऊपर तो होते हैं आपके माउंटेन, फिर थोड़े से हाइट पर प्लेन जो ज़मीन होती है उसको बोलते हैं प्लेट्यूज, और सबसे नीचे मिलेंगे आपको प्लेन्स। क्या मिलेंगे? प्लेन्स। तो बॉस यहाँ पर इसको हम कवर करने की कोशिश करें, ये वाला पूरा पोर्शन बॉस क्या हो जाएगा? माउंटेन। फिर उठी हुई ज़मीन होती है, इस ज़मीन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे इसको बोलते हैं प्लेट्यू, और सबसे नीचे जो फ्लैट ज़मीन होती है लगभग इसको हम क्या बोल देंगे? प्लेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? प्लेन। तो यहाँ पर इनको लिख देते हैं। सबसे ऊंची जो है, सबसे ऊंचा जो लैंड फॉर्म है ये तो होता है हमारा माउंटेन, क्योंकि इसमें बार बार पढ़ेंगे, माउंटेन सबसे ज़्यादा ऊंचे होते हैं। फिर उठी हुई ज़मीन होती है थोड़ा सा, उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू, साउथ इंडिया में जैसे हमने अभी देखा था। और सबसे नीचे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं भैया प्लेन्स। तो ये हो गया आपके तीन मेन लैंड फॉर्म्स। सबसे ऊपर कौन होते हैं भाई? माउंटेन्स, फिर उसके बाद प्लेट्यूज, उसके बाद प्लेन्स पाए जाते हैं। तो तीन तरह के लैंड फॉर्म्स। अगर कोई पूछे हाइट सबसे ज़्यादा किसकी है? माउंटेन की, उसके बाद प्लेट्यू, फिर सबसे नीचे प्लेन्स की पाई जाती है। प्लेन्स का एक चीज़ याद रखना, प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाई रिवर्स। कौन बनाता है इनको? रिवर्स बनाता है, और रिवर्स अपने साथ क्या लेके आती हैं? सेडिमेंट्स लेके आती हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में और धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। तो ये डायग्राम भी आप बना लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब चैप्टर को देखते हैं एक बार। तो यहाँ से चैप्टर की शुरुआत हो रही है बॉस, है ना। अपना बेसिक बहुत हो गया, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। अब हम श्योर आपको आराम से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो ह्यूमंस लाइक अदर मोस्ट मैमल्स। मैमल्स कौन होते हैं भाई? दूध देने वाले जानवर। क्या देने वाले? दूध देने वाले जो जानवर होते हैं या इंसान होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं बॉस। दूध देने वाले जानवर, मैमल्स, ठीक है। हम भी मैमल्स हैं जिनमें मैमलरी ग्लैंड्स पाई जाती है। लिव ऑन द लैंड, सिंपल सी बात है, जैसे बाकी मैमल्स रहते हैं तो हम भी ज़मीन पर रहते हैं। लैंड एज यू मे हैव नोटिस्ड हैज मैनी फॉर्म्स एंड फीचर्स। अभी आपने जब से क्या देख रहे थे? अभी हम वही देख रहे थे कि हमारी ज़मीन पर बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं। इट अपीयरेंस चेंजेज ए लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। आप देखो इंडिया में आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने की कोशिश करो तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आपको फिजिकल फीचर बदल जाएंगे। यहाँ पर आपको माउंटेन्स दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको डेजर्ट दिखाई देगा, यहाँ पे प्लेन्स दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको प्लेट्यूज दिखाई देंगे, यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पे आइलैंड ग्रुप्स और यहाँ पे आइलैंड ग्रुप्स। अभी यही तो हमने किया था ताकि आपको मज़ा आए, है ना। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो लैंड के फीचर्स जो हैं आपको चेंज होने लग जाएंगे बॉस। सपोज यू आर ट्रेवलिंग बाई ए रोड फ्रॉम रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड। यहाँ पे झारखंड नाम की जगह है, यहाँ पे एक प्लेटू है छोटा नागपुर प्लेटू। आप छोटा नागपुर प्लेटू से मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज इन यूपी प्रयागराज यहाँ पे भाई, है ना, जहाँ पर महाकुंभ लगा था अभी आपको पता है। फिर आप अल्मोड़ा में जाते हो उत्तराखंड में, और ऊपर की साइड में क्या है? अल्मोड़ा, उत्तराखंड की तरफ जा रहे हो। तो जब आप जाते हो तो आप नोटिस करोगे बहुत सारे लैंडस्केप आपको देखने को मिलेंगे। जब आप मतलब ट्रैवल करोगे तो मेनली तीन तरह के लैंडफॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कितने तरह के लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे? तीन तरह के लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा माउंटेन्स, दूसरे देखने को मिलेंगे प्लेट्यूज, और तीसरा देखने को मिलेगा प्लेन्स। तो लैंडफॉर्म की डेफिनेशन क्या है? ये लैंडफॉर्म की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। देखो, ए लैंडफॉर्म इज ए फिजिकल फीचर।
फिजिकल फीचर जो आपको आंखों से दिखाई दे ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट अर्थ। सिंपल सी बात है यार, हमारी अर्थ की सरफेस पर जो भी फिजिकल फीचर पाए जाते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो प्लेट्यूज हो, चाहे प्लेन्स हो, उन्हीं फिजिकल फीचर्स को हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म बोलते हैं। अब देखो यार, माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में बन जाते हैं। इनको बनने में यार करोड़ों साल लग जाते हैं भाई साहब। करोड़ों साल लग जाते हैं। देखो, लैंडफॉर्म्स टेक शेप ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। लैंडफॉर्म को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं एंड हैव ए सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। और इनका बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी ज़िंदगी से और हमारे एनवायरनमेंट से। आपको मैं बताऊंगा जैसे जैसे पढ़ेंगे कि माउंटेन्स का इंपॉर्टेंस क्या है, प्लेट्यूज का क्या है, प्लेन्स का क्या है, बहुत ज़्यादा लाइफ को प्रभावित करते हैं। तो लैंडफॉर्म्स को हम 3 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं बॉस। लैंडफॉर्म कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 माउंटेन्स, नंबर 2 प्लेट्यूज और नंबर 3 प्लेन्स। ठीक है, 3 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है अल्टीट्यूड की। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। कोई भी चीज़ हाइट पर है ना, उसको हम बोलेंगे यार इसका अल्टीट्यूड कितना है। कोई चीज़ मान लो यहाँ पर है, कोई चीज़ यहाँ पर है, तो ये इसका अल्टीट्यूड हो जाएगा, ये इसका अल्टीट्यूड हो। कोई चीज़ मान लो यहाँ पर, तो ये इसका अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल, ये मान लो अपना क्या है, सी लेवल। सी लेवल से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको हम अल्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन, अल्टीट्यूड ऑफ बर्ड, प्लेन, फ्लाइट, अल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट। तो अपनी जो धरती है नीचे सरफेस से कोई भी चीज़ कितनी ऊपर है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो दीज लैंडफॉर्म्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट एंड आर होम टू वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना हमने पास्ट वाले लेक्चर में देखा था, पास्ट चैप्टर पहले वाले, इससे पहले वाले चैप्टर में। फ्लोरा मतलब होता है भाई आपकी प्लांट कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी। फोना का मतलब होता है आपकी एनिमल कम्युनिटी। ठीक है, तो अलग अलग लैंडफॉर्म में आप माउंटेन्स में जाओगे तो वहाँ पे अलग तरह के प्लांट मिलेंगे, अलग तरह के एनिमल्स मिलेंगे। प्लेट्यूज में जाओगे वहाँ पे अलग तरह के प्लांट मिलेंगे, एनिमल मिलेंगे। और प्लेन्स में अलग तरह के प्लांट और एनिमल्स मिलेंगे। ह्यूमन्स हैव अडेप्टेड to all landforms but number of people living on different kind of landform vary throughout the world। अब देखो, इंसान तो ऐसा है भाई, कहीं भी रख दो, इंसान क्या कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है। अडेप्ट का मतलब अपना लेता है, जैसा एनवायरनमेंट होता है उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। मगर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो लोग पाए जाते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। आपको मैं बता दूं, प्लेन्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल पाए जाते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल, हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछे पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है, प्लेन्स में पाई जाती है। लीस्ट सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे मिलेगी आपको, माउंटेन्स में पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। यार ऐसा क्या है कि माउंटेन्स में लोग कम पाए जाते हैं, प्लेन्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि माउंटेन्स में रहने लायक कंडीशंस नहीं होती हैं, प्लेन्स एकदम बढ़िया होते हैं, रहने लायक अच्छी कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ यार आज बेसिक हो गया अपना, ठीक है, और वीडियो भी लगभग अपना आधा घंटे का होने वाला है। तो माउंटेन्स को हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। और जो आज मैंने कराया है इसको मैप में और इसको फेयर कॉपी में, रफ कॉपी में आप लिखने की कोशिश करें और फिर हम माउंटेन्स की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको दुनिया भर के माउंटेन्स दिखाऊंगा और इंडिया के भी माउंटेन्स मैंने बताई दिए, वर्ल्ड के भी माउंटेन्स देखेंगे और फिर धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो माउंटेन्स की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। तो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। पिछले वाले वीडियो में मैंने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे। अगर आपने वो बेसिक्स नहीं देखें तो प्लीज़ उनको देखें सो दैट आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें। तो उसमें मैंने बताया था लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, हमारी अर्थ की सर्फेस पर जो अलग अलग फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। जैसे कहीं पर आपको माउंटेन्स दिखाई देंगे, कहीं पर आपको प्लेन्स दिखाई देंगे, कहीं पर आपको प्लेट्यूज दिखाई देंगे। तो ये जो अलग अलग चीज़ें आपको हमारी ज़मीन पर दिखाई देती हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। और अब हम देखेंगे इन लैंडफॉर्म्स पर लाइफ कैसी कैसी पाई जाती है, उस लाइफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन अपना हो गया था, इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था। यहाँ पे लैंडफॉर्म की डेफिनेशन मैंने बता दी थी कि लैंडफॉर्म एक ऐसा फिजिकल फीचर होता है हमारी धरती की सरफेस पर, है ना, एक फिजिकल फीचर होता है जो आपको दिखाई दे, जिसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स आते हैं। 3 भागों में मेनली इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स में हमने देखा था अलग अलग क्लाइमेट होता है और यहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स और फोना का मतलब होता है एनिमल्स। और इंसान भी इन अलग अलग जगह पर अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। ये अलग बात है कि अलग अलग लैंडफॉर्म्स पर इनकी संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आज हम पूरा कवर करेंगे माउंटेन्स के बारे में जितना भी दे रखा है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग माउंटेन्स। जब भी माउंटेन्स की बात आती है तो यार इंडिया में मैंने आपको बता ही दिया था, इंडिया में हमारे माउंटेन्स की बात करें तो इंडिया में हमारा हिमालय याद आता है हमें, है ना। हिमालय आपने देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो मूवीज में देखा होगा और नहीं तो पिक्स में आपको अभी पता चल जाएगा माउंटेन के बारे में। ठीक है, तो माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म दैट आर मच हाइयर देन सराउंडिंग लैंडस्केप। अपने सराउंडिंग लैंडस्केप की तुलना में ये जो होते हैं आपके
माउंटेन्स बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना, अपने सराउंडिंग लैंडस्केप की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊंचे पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? माउंटेन्स। ठीक है, ये अपना सराउंडिंग माउंटेन्स, ये सबसे ऊंचे जो मतलब पाए जाते हैं, सबसे ऊंचा जो एरिया होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? माउंटेन्स बोलते हैं। दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाई ब्रॉड बेस। माउंटेन्स का देखो ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं बेस, इनका बेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। ये स्लोप हो गया, क्या हो गया? स्लोप। स्टीप का मतलब है एकदम, एक देखो एक तो स्लोप ऐसा है, जैसे मान लो एक तो स्लोप ऐसा है ना, आराम आराम से आप आ सकते हो, जा सकते हो, और एक स्लोप ऐसा एकदम भयंकर वाला, तो देखो इस वाले स्लोप को हम बोलेंगे स्टीप, मतलब एकदम ऊपर से गिर गया तो मतलब खत्म है कहानी। और एक धीरे धीरे हल्का ढलान, और एक मतलब तीव्र ढलान है, तो स्टीप स्लोप होता है माउंटेन्स का, है ना। जैसे ये माउंटेन हो गए तो ये वाला कैसा स्लोप हो जाएगा? स्टीप स्लोप। ये क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा। तो माउंटेन का बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है, स्लोप इनका स्टीप होता है। ऊपर वाली जो चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं बॉस हम समिट। क्या बोलते हैं? समिट। और समिट का मतलब होता है माउंटेन की चोटी। तो इनकी चोटी कैसी होती है? पॉइंटेड फॉर्म में होती है, देखो पॉइंटेड फॉर्म में चोटी होती है इनकी। ठीक है, बहुत नैरो होती है। कैसी होती है? नैरो समिट होती है। डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। कई माउंटेन्स तो इतने ऊंचे होते हैं कि वहाँ पर आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। स्नो का मतलब क्या होता है? वहाँ पर आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। एट लोअर अल्टीट्यूड्स, कम हाइट, अल्टीट्यूड जब भी आए समझ लेना हम हाइट की बात कर रहे हैं, नीचे से हाइट है ना। अल्टीट्यूड की डेफिनेशन मैंने बता दी थी, ये अपना सी लेवल है। सी लेवल से मान लो कोई चीज़ यहाँ तक है, ये इसका अल्टीट्यूड हो जाएगा, कोई चीज़ यहाँ तक है, ये इसका अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो अल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट के आधार पर आपको देखने को मिलेगा। स्नो मेल्ट्स एवरी समर एंड टर्न्स, स्नो मेल्ट हो जाती है हर समर में, और टर्न्स इनटू वाटर, स्नो टर्न्स होकर क्या बन जाती है? वाटर बन जाती है, और फिर यही वाटर रिवर का रूप ले लेता है। एट हाई अल्टीट्यूड्स स्नो में नेवर मेल्ट। कुछ माउंटेन तो इतने ऊपर होते हैं कि वहाँ पे बर्फ़ पिघलती ही नहीं है ना। यही जो बर्फ़ होती है ये जम के क्या बन जाती है? ग्लेशियर बन जाती है। तो कहते हैं यार ग्लेशियर पाए जाते हैं, हिमालय पे ग्लेशियर पाए जाते हैं। लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड। कई बार तो आपको देखने को मिलेगा हिमालय पे कुछ माउंटेन तो ऐसे हैं पूरी साल बर्फ़ से घिरे रहते हैं, है ना। अदर हाईलैंड्स विद लोअर हाइट एंड लेस स्टीप स्लोप्स एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स। देखो माउंटेन तो बहुत ऊँचे हो गए ना, इसके अलावा कुछ छोटी छोटी हिल्स भी होती हैं ना, छोटे छोटे। अगर हाइट कम है तो उनको हिल्स बोलते हैं, हाइट बहुत ज़्यादा है तो उनको माउंटेन्स बोलते हैं। तो माउंटेन्स की मैंने 3 फीचर बताए थे, ब्रॉड बेस होता है, स्टीप स्लोप होता है, और समिट पाई जाती है पॉइंटेड। हिल्स की खासियत क्या है? इनकी हाइट कम होती है, और स्टीप लेस स्टीप, स्लोप उतना मतलब ज़्यादा स्टीप नहीं होता है, और इनकी टॉप जो है ना वो राउंडेड होता है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं हिल्स। क्या बोलते हैं बॉस? हिल्स बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे खूबसूरत डायग्राम दे रखा है यार एनसीईआरटी, इस बार के एनसीईआरटी में यही तो सबसे अच्छी बात है यार। यहाँ पे तीनों के तीनों आपको लैंडफॉर्म्स आपको दिखाई देंगे, तीनों के तीनों। जैसे देखो ये वाला जो माउंटेन है बॉस, ये वाला और ये वाला, इसमें सबसे ऊंचे माउंटेन है। और ये वाइट वाइट क्यों कर रखा है? क्योंकि ये स्नो कवर्ड माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? स्नो कवर्ड माउंटेन है। स्नो यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्नो मतलब होता है आपकी बर्फ से ढका हुआ माउंटेन है। ठीक है, फिर कुछ कम हाइट के, कम हाइट पर आपको बर्फ़ नहीं देखने को मिलेगी। कुछ और भी छोटे छोटे हैं, ये वाले, इनको हम हिल्स बोल सकते हैं, छोटे छोटे जो हैं, है ना। अच्छा, अब ये देखो, ये तो बड़े बड़े माउंटेन हो गए, ये एक फिजिकल फीचर हो गया हमारा, माउंटेन्स वाला एक फिजिकल फीचर हो गया। माउंटेन्स में भी कुछ हिल्स हैं और कुछ माउंटेन ऐसे हैं जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। फिर आप देखो, आप मान लो यहाँ रह रहे हो, ये एक एरिया, इसको हम बोलते हैं प्लेन एरिया, जहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, प्लेन एरिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। क्या बोलते हैं बॉस? प्लेट्यू। तो ये प्लेन हो गया, ये प्लेन्स हो गए, प्लेट्यू जो होगा ये माउंटेन हो गए। तो यहाँ पर आपको क्लियरली यू कैन सी 3 फिजिकल फीचर आपको दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे? पहला हो गया आपका प्लेन्स, दूसरा हो गया आपका प्लेट्यूज, तीसरा हो गया आपका माउंटेन्स। तो यू कैन सी क्लियरली 3 फिजिकल फीचर्स। ये रिवर बिलो कर दी जा रही है, रिवर के आसपास आप देख सकते हो। तो सबसे नीचे लोएस्ट हाइट पर जो दिखाई दे रहा है वो है आपका प्लेन। लास्ट वीडियो मैंने बताया था। फिर थोड़ी हाइट बढ़ती है, ये मान लो हाइट बढ़ गई, इसको हम बोलते हैं प्लेट्यूज। फिर और हाइट बढ़ जाएगी, इसको हम बोलते हैं माउंटेन्स। तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन, फिर प्लेट्यूज, फिर प्लेन। ये वाला ऐसे करके मैंने एक डायग्राम बनवाया था लास्ट वीडियो में, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये ड्राइंग इलिस्ट्रेट कर रही है, 3 लैंडफॉर्म्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड, पीछे की साइड में जो है इनको माउंटेन्स बोल रहे हैं। 2 में स्नो कवर्ड है, ये 2 हैं स्नो कवर्ड, है ना। फिर प्लेट्यू दे रखा है लेफ्ट में, ये वाला आपका प्लेट्यू दे रखा है लेफ्ट में, है ना। ये आपका माउंटेन दे रखा है ना। माउंटेन में भी 2 जहाँ पर बर्फ़ मतलब बर्फ़ से ढके हुए हैं। और
प्लेन इन द फोरग्राउंड, फोरग्राउंड मतलब आगे वाला जो हिस्सा है इनको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, जहाँ से एक रिवर निकल के आ रही है माउंटेन से, क्योंकि माउंटेन पे बर्फ़ है, ये बर्फ़ पिघलेगी 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 और क्या बन जाएगी, रिवर बन जाएगी। और ये रिवर आ रही है और यहाँ पे आके रिवर ये ओशन में जाके गिर जाती है। कहाँ पे जाके गिर जाती है, ओशन में जाके गिर जाती है। रिवर के बारे में चलो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जहाँ से रिवर, जैसे मान लो ये रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इसको हम बोलते हैं रिवर का ओरिजिन। क्या बोलते हैं, रिवर का ओरिजिन। रिवर ऐसे कर करके फ्लो आ रही है, इसको बोलते हैं रिवर का कोर्स, रिवर का कोर्स, जो डायरेक्शन है रिवर की। फिर रिवर यहाँ पे जाके गिर जाती है, इसको बोलते हैं रिवर यहाँ पे ड्रेन हो गई, है ना, ये सी है। और जहाँ पे रिवर ड्रेन करती है उसको बोलते हैं माउथ ऑफ रिवर, रिवर का माउथ बोल देते हैं। मान लो कोई रिवर, एक और रिवर यहाँ से आई और इस वाली रिवर में मिल जाती है ना, एक रिवर मान लो यहाँ से कहीं से आई, वो भी इस वाली रिवर में मिल जाती है ना, ऐसे करके। इन दूसरी रिवर्स को हम बोलते हैं, छोटी छोटी जो रिवर्स होती हैं, ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलेंगे बॉस, ट्रिब्यूटरीज। ये मान लो अपनी मेन रिवर हो गई, तो मेन रिवर में जो अगल बगल से जो नदियाँ आ रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो इस डायग्राम में आपने 3-4 चीज़ें देख ली हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, थिंक अबाउट इट, ये इसके बारे में सोचो। व्हाट इज स्नो, स्नो क्या होती है, जो बर्फ़ होती है उसको हम स्नो बोलते हैं। अनलेस यू लिव इन हिमालय रीजन सच एज कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यू मे नेवर हैव सीन स्नो। अगर आप भाई हिमालयन रीजन में रहते हो, हिमालयन रीजन में आपको पता है कई सारे स्टेट्स आते हैं, जैसे कश्मीर हो गया भैया, लद्दाख हो गया, अपना हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश। अगर आप यहाँ रहते हैं तो आप जानते हैं स्नो क्या है। स्नो मतलब जो बर्फ़ होती है। नहीं रहते तो आपने शायद इसको बर्फ़ को ना देखा हो। इन रेस्ट ऑफ द इंडिया मोस्ट प्रेसिपिटेशन, देखो प्रेसिपिटेशन क्या होती है, जो बादल बरसते हैं ना, बरसने को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। बरसने को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। पूरे भारत में तो प्रेसिपिटेशन किसके रूप में होता है, रेन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, रेनफॉल के रूप में होगा, या आप मान लो हेल्स पड़ जाते हैं, ओले पड़ जाते हैं। मगर हिमालय पे जो प्रेसिपिटेशन होता है ना, वो स्नो के रूप में होता है भाई साहब। किसके रूप में होता है, स्नो के रूप में होता है, ठीक है। तो इन रेस्ट ऑफ द इंडिया मोस्ट प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल, बट एट हाइयर अल्टीट्यूड्स, मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर जो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं वहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिलता है ना। स्नोफॉल पर आप देखना, जब ये बरसती है तो ये बर्फ़ जो है बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ब्यूटीफुल, एक सफ़ेद सी चादर बिछ जाती है। स्नो एंड हेल स्टोन्स आर नथिंग बट प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन सॉलिड स्टेट। स्नो कुछ नहीं है, पानी जो बरस रहा है ना वो सॉलिड फॉर्म में, उसी को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन क्या है, वाटर फ्रॉम द एटमोस्फियर रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म। आपका वाटर जो है एटमॉस्फेयर में से, एटमॉस्फेयर में मतलब ये बादल बने हुए हैं, ये एटमॉस्फेयर में बादल बनते हैं, ठीक है। बादलों से जो पानी बरसना है, प्रेसिपिटेशन का सिंपल मतलब होता है भाई बरसना, है ना। अगर ये सॉलिड फॉर्म में बरस रहा है, सॉलिड फॉर्म का मतलब है स्नो फॉर्म में बरस रहा है या हिल्स के रूप में बरस रहा है, तो ये एक प्रेसिपिटेशन का टाइप है। दूसरा, ये लिक्विड फॉर्म में भी बरस सकता है। कैसी फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन के कई सारे टाइप्स हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब बरसने के कई सारे टाइप हैं। क्लाउड जो होते हैं, क्लाउड्स क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं। प्रेसिपिटेट किस किस फॉर्म में कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में कर सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं। दो फॉर्म में करते हैं। सॉलिड फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट कहाँ पे करते हैं, कोल्ड एरियाज में। कैसे एरियाज में, कोल्ड एरियाज में। और लिक्विड फॉर्म में वार्म एरियाज में प्रेसिपिटेट करते हैं, ठीक है। बस इतना ही कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो यार ब्यूटीफुल माउंटेन्स, यार मज़ा आ जाए आपको देख के। बढ़िया सा पेन लेते हैं, दिख जाए। हाँ, तो देखो भाई, ये माउंटेन यहाँ पे दिखा रखा है, ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपको बताएं, हमारा एक माउंटेन है इंडिया में, हिमालय इंडिया में भी है, और साथ ही साथ में नेपाल, भूटान, ये सारा एरिया कवर्ड है ना। देखा है ना, जैसे मान लो ये इंडिया बन गया, और ये वाला जो एरिया है ना पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हिमालय है। हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखना है, हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है, आपको पता है हिमालय की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। हिमालय की हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8849 मीटर, 8849, 8849 मीटर। दुनिया में सबसे ऊंची, ध्यान रखना, हाईएस्ट हिमालय, ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है बॉस। मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा जो माउंटेन है ना, वो हिमालय माउंटेन है। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड हिमालय। तो ये माउंट एवरेस्ट दिखा रखा है। माउंट एकोंग, ये माउंट एकोंगुआ है। देखो ये तो अपना इंडिया का हो गया भाई, अपना इंडिया के आसपास है ना, और नेपाल के आसपास है ना। ये वाला जो है ना माउंट, इसका नाम थोड़ा है एकोंकागुआ, एकोंकागुआ,
एकोंकागुआ, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पहली बार आपको देखने को मिला है। अपना हिमालय तो हम बोलते रहते हैं, नए नए होते हैं उनमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। ये आपको मिलेगा अर्जेंटीना में। कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना में मिलेगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में वर्ल्ड का मैप फिल करवाया था और उसमें मैंने साउथ अमेरिका बताया था। क्या बताया था? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एक देश आता है, उस देश का नाम है अर्जेंटीना। वहाँ पर पाया जाता है माउंट एकोंकागुआ, एकोंकागुआ, ठीक है। ये वहाँ का हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर है माउंट किलिमंजारो। अगेन याद करो, वर्ल्ड के मैप में मैंने अफ्रीका भरवाया था। क्या भरवाया था? एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर एक देश आता है जिसका नाम है तंजानिया। कौन सा देश आता है? तंजानिया नाम का एक देश आता है। वहाँ पर ये मिलेगा आपको माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। ये है आपका माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक आपको कहाँ देखने को मिलेगा? माउंट ब्लैंक आपको मैं बता दूं यूरोप में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा बॉस? यूरोप में देखने को मिलेगा। और माउंट ब्लैंक जो है यूरोप में एक माउंटेन है आल्प्स, उस माउंटेन की एक हाईएस्ट पीक है, आप कह सकते हो। आल्प्स माउंटेन जो है उसकी हाईएस्ट पीक का नाम है आपका माउंट ब्लैंक, ठीक है। ये आपको यूरोप में देखने को मिलेगी। इसके अलावा नीचे आप देखो माउंट कंचनजंगा, ये आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। इंडिया और नेपाल के बीच में आपको यहाँ बता दूँ मैं, ये आपका इंडिया का मैप। और इंडिया के मैप में यहाँ पर एक स्टेट देखने को मिलेगा सिक्किम। सिक्किम में आपको हिमालय का ही पार्ट है, हिमालय की पीक है माउंट कंचनजंगा। फिर माउंट अनाईमुडी। माउंट अनाईमुडी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है ना बॉस, सदर्न इंडिया, यहाँ पर आपको मिलेगी माउंट अनाईमुडी। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में आपको ये देखने को मिलेगी माउंट अनाईमुडी, और ये केरल में देखने को मिलेगी। और हम कह सकते हैं साउथ इंडिया की, कहाँ की? अपने इंडिया में जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है माउंट अनाईमुडी। तो ये दुनिया भर के माउंटेन है। अब ये जो माउंटेन है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ऐसे करके एक ही माउंटेन हो, बहुत सारे माउंटेन हैं। इनको ग्रुप करके हम बोल देते हैं माउंटेन रेंजेस। तो दुनिया भर में अलग अलग माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं। जैसे एशिया में हिमालय माउंटेन रेंज पाई जाती है, यूरोप में आल्प्स माउंटेन रेंजेस पाई जाती है, साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंजेस पाई जाती है। और इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है ना, हज़ारों किलोमीटर तक ये फैले होते हैं। जैसे हिमालय की बात करें तो लगभग मोर देन 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है हिमालय की, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे से 1000 मीटर तक ऐसे माउंटेन होते हैं, 2000 मीटर तक ऐसे, 3000 तक ऐसे, 4000 मीटर तक ऐसे, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000। तो नीचे से जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो आप देखोगे माउंटेन का नज़ारा कुछ अलग ही दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर दिखा रखी है इसमें कई सारे माउंटेन दिखा रखे हैं दुनिया भर के, और इनको इकट्ठा कर दें तो एक अलग ही इंप्रेशन आपको देखने को मिलेगा टॉप से बॉटम में जाने पर या बॉटम से टॉप पे जाने पर। माउंट एवरेस्ट मैंने बताया ये तिब्बत और नेपाल के बीच में देखने को मिलेगा। तिब्बत आपको पता है जो अब चाइना के कंट्रोल में, पहले तिब्बत अलग से देश हुआ करता था, अब तिब्बत चाइना ने कंट्रोल में ले लिया है। तो माउंट एवरेस्ट जो है तिब्बत और नेपाल के बीच में देखने को मिलेगा। कंचनजंगा मैंने बताया था नेपाल और इंडिया के सिक्किम के बीच में देखने को मिलेगा। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा दोनों ही हिमालय की पीक हैं बॉस, है ना। इसके अलावा आगे चलते हैं। माउंट एकोंकागुआ ये साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, एंडीज की, एंडीज पे पाया जाता है ना। साउथ अमेरिका में जो माउंटेन है उसका नाम एंडीज है, और एंडीज की हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट एकोंकागुआ। फिर किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ पे देखने को मिलेगा? अफ्रीका में देखने को मिलेगा, ईस्टर्न अफ्रीका में। ये किसी भी रेंज का पार्ट नहीं है। फिर इसके अलावा है आपका माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक मैंने बताया था यूरोप में पड़ता है, और ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है किसकी? आल्प्स की। अनाईमुडी मैंने बताया था साउथ इंडिया में पाया जाता है, और ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। इसको हम अनाई पीक के नाम से भी जानते हैं, केरल में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। माउंटेन्स विद टॉल एंड शार्प पीक्स लाइक हिमालयाज आर रिलेटिवली यंग। जो टॉल माउंटेन होते हैं ना, जिनकी पीक एकदम शार्प होती है हिमालय की तरह, ये यंग होते हैं। इसका मतलब वो अभी बने अर्थ, है ना। अभी का मतलब है कुछ मिलियन ईयर्स एगो बने, पिछले कुछ करोड़ों सालों में बने। इसके अलावा ऐसे माउंटेन जो छोटे होते हैं, शॉर्टर होते हैं, उनकी राउंडेड माउंटेन होते हैं, इनको हम हिल्स बोलते हैं। जैसे अरावली रेंज, अरावली बहुत पुराना माउंटेन है, इरोजन की वजह से ऐसा हो गया है। समटाइम्स एज विद द हिमालयाज अपलिफ्टमेंट एज वेल एज इरोजन कंटिन्यू टू दिस डे। तो आपको देखने को मिलेगा कुछ माउंटेन में तो लगातार माउंटेन ग्रो करते जा रहे हैं, जैसे हिमालय बढ़ता जा रहा है। और कई माउंटेन ऐसे हैं जो आपके इरोजन उनमें देखने को मिलेगा, जैसे अरावली। तो हमारी धरती पर दो काम लगातार चलते रहते हैं, एक तरफ फॉर्मेशन होता रहता है और दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन होता रहता है। चीज़ें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। अब हम देखेंगे भाई माउंटेन एनवायरनमेंट के बारे में, माउंटेन्स में कैसा एनवायरनमेंट होता है।
माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद ए टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन के जैसे स्लोप्स होते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, इसका ये जो स्लोप है, ये स्लोप पर यहाँ पे एक अलग ही फॉरेस्ट पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। जहाँ पर आपको जो ट्रीज देखने को मिलेंगे उनको बोलेंगे कॉनिफर ट्रीज। कॉनिफर ट्रीज के एग्जाम्पल अब देखो, माउंटेन में जो कॉनिफर ट्रीज होते हैं कौन कौन से होते हैं? पाइन्स, फर्स, स्प्रूस, देवदार, ये ट्रीज होते हैं जो माउंटेन्स पर पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं कॉनिफर ट्रीज। दिस कॉनिफर ट्रीज ग्रो टॉल, बहुत लंबे होते हैं, कोन शेप्ड में होते हैं, आपको देखने को मिलेगा ऐसे लंबे होते हैं, कोन शेप्ड में आपको देखने को मिलेंगे, और इनकी लीव्स होती हैं बहुत पॉइंटेड होती हैं, थिन प्लांट होते हैं ये। हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे तो वहाँ ट्रीज भी नहीं मिलेंगे, ट्रीज के अलावा आपको कुछ घासेस मिलेंगे और मॉसेस और लाइकेन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन याद रखी है। माउंटेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो माउंटेन एरिया में ग्रो करते हैं। मॉसेस एक ऐसी ग्रीन प्लांट होता है जिसका कोई फ्लावर नहीं होता, कोई रूट्स नहीं होती, और एक गद्दे की तरह ये फैले हुए होते हैं। लाइकेंस कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट जैसे होते हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये जनरली रॉक्स, वॉल्स ऑफ ट्रीज वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हिमालय के बारे में एक महान कवि हुए हैं इंडिया के जिनका नाम है कालिदास। तो कालिदास की पोइम्स हैं, कालिदास लगभग 1500 साल पुराने। तो इनकी पोइम्स में एक पोइम है कुमार संभव, यहाँ पर भी इन्होंने हिमालय की वंदना करते हुए कुछ कहा है, तो ये पढ़ सकते हो, है ना। कालिदास की पोइम में भी हिमालय के बारे में बताया गया है। हिमालय पर पाए जाने वाले कुछ पक्षी यहाँ पे दे रखे हैं, जानवर कुछ यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे ये है पेरेग्रीन फाल्कन, ये है हिमालयन ताहर, है ना। इन फोटो एक एक करके देख लें। ये है माउंटेन हेयर, ये है आपका गोल्डन ईगल, ये है आपका कैनेडियन लिंक्स। फिर नीचे और भी जानवर दे रखे हैं, ये है आपका याक, ये है आइबेक्स, ग्रे फॉक्स, और यहाँ पर लेपर्ड, और ये है ब्लैक बेयर। ये कुछ जानवर हैं जो आपको माउंटेनस रीजन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो माउंटेन में आपको क्या देखने को मिलेगा? डीप फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, बहुत सारी रिवर्स देखने को मिलेंगे, लेक्स देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, केव्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बहुत सारा फोना मतलब प्लांट एनिमल्स, प्लांट्स, फोना का मतलब होता है एनिमल कम्युनिटी। बहुत सारा यहाँ पे फोना देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे ये सारे के सारे हमने अभी नाम देखे थे, गोल्डन ईगल, पेरेग्रीन फाल्कन, कैनेडियन लिंक्स, स्नो लेपर्ड, आइबेक्स, और हिमालयन ताहर, माउंटेन हेयर, याक, ग्रे फॉक्स, ब्लैकबेरी, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हिमालय माउंटेन से ही मैंने बताया था एक रिवर निकलती है, उस रिवर का नाम है अपनी का गंगा रिवर। कौन सी रिवर निकलती है? हिमालय माउंटेन से एक रिवर निकलती है, उस रिवर का नाम है गंगा रिवर। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये यहाँ से निकलती है और ऐसे ये जाके गिर जाती है। तो माउंटेन रिवर का नाम क्या है? गंगा रिवर है, ठीक है। तो गंगा रिवर के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है। गंगा इज़ द इंडियन नेम ऑफ लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयज। हिमालय में सबसे बड़ी जो रिवर है उसका नाम है गंगा, भारत में अगर हम बात करें। और इस गंगा रिवर की लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे मान लो ये गंगा रिवर फ्लो कर रही है, इधर से कोई रिवर आ गई, ये मिल गई, ये आ गई, कोई यहाँ से मिल गई, एक रिवर इधर से आ गई, जैसे मान लो ये यमुना रिवर मिल गई, यहाँ पे एक और रिवर मिल गई, मान लो सोन मिल गई, ये गंगा जा ही रही है, ठीक है। यहाँ पर और भी रिवर मिल जाती हैं, ऊपर से मान लो गंडक मिल गई, घाघरा मिल गई, है ना। तो हिमालय की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो हिमालय के साथ मिल जाती हैं, उन रिवर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो ये मान लो मेन रिवर फ्लो कर रही है, मेन रिवर में अगर कोई दूसरी रिवर आके मिल जाए उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियाँ। तो हिमालय की कौन कौन सी सहायक नदियाँ जो उसमें मिल जाती हैं? जैसे नीचे से यमुना मिल जाती है, ऊपर से घाघरा मिल जाती है, ये भी हिमालय से मतलब निकलती हैं। एक रिवर है सोन, नीचे से आती है, यहाँ पर मैंने बताया था नीचे से आती है विंध्याचल माउंटेन से, ये भी आपको देखने को मिलेगा गंगा रिवर में जाके मिल जाती है। फिर ये देखो माउंटेनियस रीजन में खेती करने का तरीका है, इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। क्या बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सीडीसी बना दिए, इसी सीडी नुमा फार्मिंग को हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेन क्या होता है? जैसे ये मान लो माउंटेन है, तो माउंटेन को आप जाके देखोगे तो वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन सी दिखाई देगी, तो हम कहेंगे यार इसका टेरेन मतलब ऊबड़ खाबड़ है, बहुत रग्ड टेरेन है। तो टेरेन क्या होता है? ए पीस और स्ट्रेच ऑफ लैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिकल फीचर। जब आप किसी ज़मीन को देखते हो तो उसका जो फिजिकल फीचर होता है उसको हम बोलते हैं टेरेन। तो लाइफ इन द माउंटेन्स में ज़िंदगी कैसी होती है, अब ये हम चर्चा करेंगे आराम से। माउंटेन टेरेन इज़ यूजुअली रग्ड एंड टफ। माउंटेन में जब जाओगे तो उसका जो टेरेन होता है फिजिकली जब आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, रग्ड होता है, टफ होता है, ऊबड़ खाबड़ सा होता है, और इनके स्लोप्स बहुत स्टीप होते हैं। स्टीप मतलब एकदम बहुत तिरछे होते हैं, एकदम गिर जाए कोई, अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट करें तो स्टीप स्लोप्स देखने को मिलेंगे।
दिस मीन्स दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड इन सम वैलीज। इसका मतलब यहाँ पर रेगुलर फार्मिंग तो नहीं कर सकते जैसे हमारे प्लेन एरिया में करते हैं। जैसे ये मान लो 2 माउंटेन है, ये मान लो एक हिल हो गई, ये मान लो दूसरी माउंटेन हिल हो गई, तो नीचे वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं वैली। तो माउंटेनियस रीजन में खेती तो सिर्फ कहाँ पे की जा सकती है, वैली वाले पार्ट में ही की जा सकती है, या फिर इन स्लोप्स को आपको कट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा, ऐसे करके कट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आप खेती करोगे उसको हम बोलेंगे टेरेस फार्मिंग। क्या बोलेंगे? टेरेस फार्मिंग। तो यहाँ पे देखा है कल्टीवेशन मतलब खेती, कल्टीवेशन मतलब खेती होता है। कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू स्लोप्स। इन स्लोप्स में आपको सीढ़ी बनानी पड़ेंगे, देन ओनली आप यहाँ पे खेती कर सकते हो, और ऐसी फार्मिंग को बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। इन मैनी माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हर्डिंग इज प्रीफर्ड ऑक्यूपेशन ओवर एग्रीकल्चर। कई जगह पर तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो माउंटेनियस रीजन होते हैं ना, वहाँ पर खेती की बजाय लोग क्या करते हैं, हर्डिंग करते हैं। हर्डिंग का मतलब है जानवरों को पालते हैं, है ना, जानवर पालना ज़्यादा बढ़िया रहता है। वैली क्या होता है, तो ये लोअर एरिया बिटवीन हिल्स या माउंटेन्स में जो नीचे वाला एरिया होता है ना, उसको हम बोलते हैं वैली, जहाँ से रिवर फ्लो करती है, राइट। अच्छा, इन माउंटेनियस रीजन में एक सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे लोग बहुत सारे घूमने आते हैं, वह है टूरिज्म। टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है माउंटेन में रहने वाले लोगों का। तो कोई पूछ सकता है माउंटेन में रहने वाले लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कहोगे साहब टूरिज्म है। क्यों लोग यहाँ पे आते हैं? क्योंकि माउंटेन की हवा अलग ही माउंटेन की हवा होती है, यहाँ की ब्यूटी अलग ही होती है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। लोग यहाँ पे आके बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं। तो माउंटेन में कौन कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो आपको ध्यान रखना है। स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो माउंटेन्स में आपको देखने को मिलेंगी। बहुत लंबे समय से माउंटेन्स में आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि लोग यहाँ पर पिलग्रिमेज के लिए आते हैं। पिलग्रिमेज का मतलब है तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। माउंटेन्स में आपको बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा के लिए भी आते देखेंगे। जैसे आपने सुना होगा हिमालय पे एक तो कैलाश मानसरोवर है, एक वहाँ पे आपका कैलाश मानसरोवर में लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा कश्मीर में वैष्णो देवी है, वहाँ पर घूमने जाते हैं। तो बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मगर एक प्रॉब्लम भी है, जब ज़्यादा विजिटर यहाँ पे आएंगे, जब ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे, तो इसका जो एनवायरनमेंट है माउंटेन का, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा और उससे हमें एक अलग ही समस्या देखने को मिलेगी। 2 यहाँ पर महिलाएँ दिखा रखी हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। एक है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल मैं आपको बता दूँ, ये भारत की पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी 1984 में, ठीक है। तो पहली महिला भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, उनका नाम है बछेंद्री पाल, और इनको इसीलिए पद्म श्री अवार्ड दिया गया था 1984 में। फिर पद्म भूषण इनको अवार्ड मिला था 2019 में। तो ये चीज़ याद रखना बछेंद्री पाल के बारे में, पहली भारतीय महिला, बहुत यंग एज में ये माउंटेन पर चढ़ जाती हैं, और उसी साल इनको 1984 में अवार्ड मिलता है जिसका नाम है पद्म श्री अवार्ड। फिर 2019 में पद्म भूषण। दूसरी महिला जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। दूसरी कौन सी है? अरुणिमा सिन्हा। इनका एक पैर एक्सीडेंट में खो देती हैं अपना पैर खोने के बावजूद भी 31 ईयर की एज में इनका पैर खो जाता है, फिर भी बछेंद्री पाल से इनको इंकरेजमेंट मिलता है, साहस मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, और ये 2013 में भाई साहब माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाती हैं। मतलब एक पैर खोने के बावजूद भी इनकी हिम्मत देखो अरुणिमा सिन्हा जी की, कितनी गजब की इनका मतलब साहस है, जोश है। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाती हैं भाई साहब। कहाँ चढ़ जाती हैं? 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाती हैं। इसके अलावा ये दुनिया में जितने भी माउंटेन्स कॉन्टिनेंट हैं, वहाँ की अलग अलग जो माउंटेन पीक हैं उन पर भी ये चढ़ती हैं। और तो और ये पहुँच गई अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर लाइफ नहीं पाई जाती है, वहाँ पर एक माउंट विंसन है, वहाँ पर भी पहुँच जाती हैं, और फिर इनको पद्म श्री अवार्ड दिया जाता है 2015 में। ये रही अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना। ये देखो माउंटेन रीजन में होने वाली कुछ समस्याएं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाली समस्या बहुत गहरी समस्या है बॉस। यहाँ पर आप देखो फ्लैश फ्लड, मतलब बहुत तेज़ी से जब वर्षा होती है तो बाढ़ आने की संभावना रहती है। फ्लैश फ्लड क्या होता है? लोकल फ्लड होती है, और अचानक जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है, क्लाउड बस्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, तो फ्लैश फ्लड आने की संभावना रहती है। लैंडस्लाइड, जब माउंटेनियस रीजन की ज़मीन एकदम फिसलने लग जाए, रॉक्स फिसलने लग जाती हैं, उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो कोई पूछे हिमालयन रीजन में क्या क्या समस्या है, तो आप बताओगे लैंडस्लाइड की समस्या है, फ्लैश फ्लड की समस्या है। लैंडस्लाइड में क्या होता है? अचानक जो रॉक्स होती हैं वो नीचे की तरफ बहने लग जाती हैं और गिरने लग जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड
लैंडस्लाइड। एवलांची, एवलांची क्या होता है, माउंटेनियस रीजन में जो बर्फ़ होती है ना, ये बर्फ़ अचानक नीचे की तरफ गिरने लग जाए तो इसको हम एवलांची बोलते हैं, है ना। तो रॉक्स और माउंटेन्स में जो बर्फ़ है अचानक नीचे गिरने लग जाए, मेल्ट होने लग जाए, मेल्ट होती है तब ऐसा होता है, तो ये एवलांची की समस्या। और देखो आज की डेट में ये तो चलो नेचुरल है, ये ह्यूमन मेड है, बहुत सारे लोग वहाँ पे चले आते हैं, इसको मतलब जाम लगा देते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे व्हीकल्स जब जाएंगे तो इनकी वजह से माउंटेन्स में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो इनकी वजह से भी समस्याएं बढ़ती हैं। तो अनकंट्रोल्ड टूरिज्म भी एक समस्या है। एवलांची हमने देखी थी। क्लाउड बस्ट क्या होता है, अचानक बहुत हैवी रेनफॉल हो जाती है, उसको हम क्लाउड बस्ट बोलते हैं। और जब भी क्लाउड बस्ट होगा तो लैंडस्लाइड होने की संभावना रहती है। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होना, स्नोफॉल भी अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, रास्ते जाम हो जाते हैं, घर वर से निकलना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कोल्ड वेदर, बहुत ठंडा यहाँ पर क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ समस्याएं हैं जो माउंटेनियस रीजन में आपको देखने को मिलेंगी। तो एक तरफ तो बहुत सुंदर देखने को मिलते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर समस्याएँ भी देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पर बता रखा है कि यार बहुत सारी ट्रेडिशनल कम्युनिटी जैसी हैं दुनिया भर में जो आपको देखने को मिलेगी, माउंटेन्स को पूजती हैं भाई साहब, है ना। माउंटेन उनके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रेड प्लेस है, माउंटेन उनके लिए सेक्रेड प्लेस है, इसलिए उनको पूजती हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट दुनिया की आपको पता है सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8849। और आपको पता है माउंट एवरेस्ट कहाँ पर पाई जाती है, ये हिमालय पर पाई जाती है। तो इस माउंट एवरेस्ट के अलग अलग नाम दे रखे हैं। इस माउंट एवरेस्ट को तिब्बती लोग जो हैं ये बोलते हैं चोमुलोंगमा। ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोला जाता है, चोमुलोंगमा। और चोमुलोंगमा का मतलब होता है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की मदर गॉडेस। चोमुलोंगमा दुनिया की मदर गॉडेस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नेपाली जो लोग हैं माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं। सागर माथा का मतलब है गॉडेस ऑफ द स्काई, है ना। ऐसे ही माउंट कैलाश है बॉस, तिब्बत में एक और माउंटेन है जिसका नाम क्या है, माउंट कैलाश। ये भी बहुत ज़्यादा सेक्रेड जगह है, बहुत ज़्यादा पवित्र जगह है। यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, हिंदू धर्म के, बुद्ध धर्म के, जैन धर्म के, बोन धर्म के, हर धर्म के लोग कहाँ पे जाते हैं, माउंट कैलाश में। ये बोन क्या है भाई, बोन तिब्बत में पुराना रिलीजन है, तिब्बत का एंशिएंट रिलीजन है बोन रिलीजन, ठीक है। ये शायद आपने पहली बार सुना होगा। इतना आदर, ऐसा नहीं है, इतना आदर जो माउंटेन को हम दे रहे हैं, माउंटेन पीक्स को, दुनिया में और भी जगह पर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये रही कहानी माउंटेन्स की। और यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है भाई साहब माउंटेन्स की, आप देख सकते हो। ये रहे दुनिया भर के माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखो एक एक बार में। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में जो माउंटेन है उसका नाम है रॉकी, ठीक है। ये आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में जो माउंटेन है उसका नाम है एंडीज़। फिर ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका में जो माउंटेन है उसका नाम है एटलस। और ये आपका यूरोप है, यूरोप में भी एक माउंटेन मैंने यहाँ पे बताया था, आल्प्स माउंटेन बताया था। कौन सा बताया था, अच्छा, यूरोप और एशिया को डिवाइड करने वाले माउंटेन का नाम है यूराल। फिर इंडिया में मैंने बताया था हिमालय माउंटेन है। तो दुनिया भर में ये माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्लेन्स की, है ना। बचा कुचा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3। अब चैप्टर हमारा चल रहा है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। लैंडफॉर्म्स में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, माउंटेन्स के बारे में डिस्कस किया था, और दुनिया भर में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेज पाई जाती हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। और साथ ही साथ में माउंटेन्स में लाइफ कैसी होती है, माउंटेन्स का इन्वायरमेंट कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो पहला लैंडफॉर्म हमारा खत्म हो गया था। दूसरा लैंडफॉर्म आएगा आपका आज प्लेट्यूज। सेकंड लैंडफॉर्म हम कौन सा देखने वाले हैं, प्लेट्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पहला वीडियो जो था अपना, उसमें तो मैंने बेसिक्स बताए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले डायग्राम में आपको क्लियरली पता चल रहा है, ये वाली जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं माउंटेन्स, नीचे वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं प्लेन्स, और प्लेन्स से थोड़ा सा उठा हुआ जो भाग है उसको हम बोलते हैं प्लेट्यूज। तो आज हम सिर्फ प्लेट्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लेट्यूज आप देखो, नॉर्मली जो एरिया होता है, प्लेन जो एरिया उससे अपलिफ्टेड पार्ट होता है, और इनके स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप होते हैं, स्टीप, है ना, एकदम बहुत तीखे मतलब स्लोप होते हैं, बहुत ज़्यादा। एक बार अगर कोई गिर गया तो नीचे खेल खत्म है भाई साहब, बहुत ज़्यादा तीखे स्लोप होते हैं। तो ये वाला हमने वीडियो जो है माउंटेन वाला कवर कर दिया था लास्ट वीडियो में। आज अपना पूरा की पूरा फोकस रहेगा प्लेट्यूज पर। प्लेट्यूज की मैं एक बात बता दूं भाई, दुनिया भर में बहुत सारे प्लेट्यूज पाए जाते हैं। एक हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, उस डायग्राम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में कौन सा प्लेट्यू है बॉस, है ना। ये है अपना प्यारा भारत, और अपने प्यारे भारत में आपको देखने को मिलेगा नीचे एक प्लेट्यू है, उस प्लेट्यू का नाम है बॉस डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पर जो आपका प्लेट्यू देखने को मिलेगा, इस प्लेट्यू का नाम क्या है, ट्रायंगुलर शेप में है, डेक्कन प्लेट्यू,
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसके बारे में चर्चा होगी डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। डेक्कन प्लेट्यू जो है ये वॉल्केनिक इन ओरिजिन है। किसी ज़माने में इंडिया में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था इस जगह पर, और वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से यहाँ पे लावा निकला और लावा बहुत सारे एरिया में फैल गया और जम गया और यही बन गया डेक्कन प्लेट्यू। इस एरिया में जो सॉइल पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यू बारे में, वो आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। कौन सी सॉइल पाई जाती है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो लावा था ये जम गया, फिर बाद में धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हुआ तो सॉइल बन गई। और ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉटन ग्रो करने के लिए। क्या ग्रो करने के लिए? कॉटन ग्रो करने के लिए। तो इंडिया में एक तो प्लेट्यू ये वाला पाया जाता है, प्लस आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर भी प्लेट्यूज पाए जाते हैं। यहाँ पर जो प्लेट्यू है वो अपना आपको देखने को मिलेगा, एक प्लेट्यू यहाँ पर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू है? छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इस वाले प्लेट्यू में आपको बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे। मिनरल्स को ज़मीन से, जैसे मान लो ये अपनी ज़मीन है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए, इन मिनरल्स को ज़मीन से बाहर निकालना ये प्रोसेस कहलाता है माइनिंग। मिनरल्स को बाहर निकालने का प्रोसेस माइनिंग कहलाता है। एक प्लेट्यू आपको इंडिया के ऊपर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा भाई साहब, चाइना वाले रीजन में यहाँ पर दिखाई देगा। ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है बॉस, दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है, और इसका नाम है आपका टिबेटियन प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू है? टिबेटियन प्लेट्यू। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, दुनिया की छत बोलते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं भाई साहब टिबेटियन प्लेट्यू। इंडिया के जस्ट ऊपर है टिबेटियन प्लेट्यू। ठीक है, तो ये रही प्लेट्यूज की बात। प्लेट्यूज की बात करें, नॉर्मली ये आप यहाँ रह रहे हो, ये प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया से थोड़े से उठे हुए पार्ट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यूज बोलते हैं। तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? अपना प्लेट्यू। और प्लेट्यू से नीचे जो ज़मीन होती है थोड़ा प्लेन एरिया, उसको प्लेन्स बोलते हैं। और प्लेट्यू से ऊंची और कोई ज़मीन है तो उसको मैंने बताया था माउंटेन्स बोलते हैं। तो हाइट के हिसाब से देखें तो माउंटेन सबसे ऊंचे होते हैं, उसके बाद आपके प्लेट्यूज आ जाएंगे और फिर आ जाएंगे प्लेन्स। ठीक है, तो ये चर्चा थोड़ी सी ध्यान रखना है। तो प्लेट्यूज, अब यहाँ पे देखो, प्लेट्यू इज ए लैंडफॉर्म दैट राइजेज अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज मोर और लेस फ्लैट सरफेस। तो नियर वाली जो ज़मीन है उससे थोड़ा सा उठा हुआ एरिया जो है वो आपका क्या कहलाएगा? प्लेट्यू कहलाएगा। तो ये वाला क्या कहलाएगा? प्लेट्यू। इनके स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप होते हैं, बहुत ज़्यादा तीखे स्लोप होते हैं। लाइक माउंटेन्स प्लेट्यूज कैन बी यंग और ओल्ड। प्लेट्यूज भी यंग हो सकते हैं, ओल्ड हो सकते हैं, डिपेंड करता है अर्थ की हिस्ट्री पर। दो प्लेट्यूज का यहाँ पे हम एग्जांपल देखने वाले हैं। कौन कौन से प्लेट्यूज? एक तो है आपका टिबेटियन प्लेट्यू जो मैंने अभी बताया था। टिबेटियन प्लेट्यू के बारे में ध्यान रखना, ये दुनिया का लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू है। ये दुनिया का लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू है। इंडिया के मैप में मैंने आपको बता दिया था, मैप के थ्रू याद करना थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है। तो यहाँ पर पाया जाता है अपना टिबेटियन प्लेट्यू, चाइना वाले रीजन में। ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा प्लेट्यू है बॉस। दूसरा प्लेट्यू मैंने बताया था यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा साउथ इंडिया में। इस प्लेट्यू का नाम है बॉस डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यूज की जो हाइट है वो वेरी कर सकती है कुछ मीटर से लेकर कुछ हज़ारों मीटर तक इनकी हाइट वेरी कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम टिबेटियन प्लेट्यू की। तो टिबेटियन प्लेट्यू, ये वाला जो प्लेट्यू है टिबेटियन प्लेट्यू है, इसकी एवरेज हाइट दे रखी है 4500 मीटर, 4500 मीटर। टिबेटियन प्लेट्यू की हाइट कितनी दे रखी है? तो यहाँ पर एक बार फिर डायग्राम बना देते हैं और आसान रहेगा। देखो, जल्दबाजी मत करना, कभी भी ध्यान रखना। मेरा थोड़ा समय ज़्यादा लेने का पर्पज़ यही होता है कि चीज़ों को आराम से सीख लिया जाए। यहाँ पर जो आपका प्लेट्यू है, इस प्लेट्यू का नाम है टिबेटियन प्लेट्यू। टिबेटियन प्लेट्यू की हाइट कितनी, अल्टीट्यूड कितना है? 4500 मीटर, है ना। इसलिए इसका निक नेम दे रखा है रूफ ऑफ वर्ल्ड। बहुत ऊंचा प्लेट्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। और इसकी लंबाई लगभग दे रखी है 2500 किलोमीटर। ऐसे समझो, आप चंडीगढ़ से चलना स्टार्ट करो कन्याकुमारी, इतनी लंबाई है किसकी? टिबेटियन प्लेट्यू की। तो सोचो कितना बहुत ज़्यादा लेंथ में है। दूसरा प्लेट्यू है अपना बॉस, दूसरा प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पर मैंने बताया था ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर जो प्लेट्यू पाया जाता है उसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, ट्रायंगुलर शेप में एकदम। ठीक है, ये सेंट्रल और साउथ इंडिया में पाया जाता है और ये दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है ना। और ये बना था वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बना था कई लाखों साल पहले। लाइक माउंटेन्स प्लेट्यूज कैन बी रिच इन मिनरल। प्लेट्यूज में बहुत सारे मिनरल डिपोजिट पाए जाते हैं, इसलिए चूंकि इनमें बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं इसलिए इनको बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेट्यूज के बारे में। प्लेट्यूज को बोला जाता है स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स बोला जाता है। चूंकि बहुत सारे मिनरल हैं इसलिए यहाँ पे माइनिंग एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। लोग माइनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। माइनिंग मतलब रिमूव, मतलब अर्थ से मिनरल्स को निकालना, है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक्सट्रैक्शन ऑफ
मिनरल्स, मिनरल्स को बाहर निकालना, कहाँ से? फ्रॉम अर्थ, अर्थ से मिनरल्स को बाहर निकालने की क्या कहलाती है? माइनिंग एक्टिविटी कहलाती है। तो प्लेट्यूज में एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी देखने को मिलेगी? माइनिंग, वेयर मैनी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइन आर फाउंड। यहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी माइंस आपको देखने को मिलेंगी। देखो अफ्रीका, आपको पता ही है कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका में भी ईस्ट अफ्रीका में एक प्लेट्यू है ना, यहाँ पर आपको गोल्ड और डायमंड की माइंस देखने को मिलेंगी। ध्यान रखना, ये ऐसे करके ये देखो इंडिया हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक अफ्रीका नाम का कॉन्टिनेंट है इंडिया के वेस्ट की साइड में। ये आपका ईस्ट अफ्रीका है। कौन सा अफ्रीका है? ईस्ट अफ्रीका है। तो ईस्ट अफ्रीका में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर प्लेट्यू पाया जाता है, अफ्रीकन प्लेट्यू, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, और यहाँ पर गोल्ड क्या पाया जाता है भाई साहब? गोल्ड एंड डायमंड की माइंस पाई जाती हैं। कितनी बड़ी बात है, गोल्ड और डायमंड्स की माइंस यहाँ पे पाई जाती हैं। फिर इंडिया में एक प्लेट्यू है, मैंने अभी बताया था, इंडिया में यहाँ पर ये लो भाई साहब, बार बार मैप बनाना बहुत जरूरी है। इंडिया में इस जगह पर एक प्लेट्यू पाया जाता है और इस प्लेट्यू का नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे आयरन ओर, कोल और मैग्नीज। एक मिनरल पाया जाता है आयरन ओर, दूसरा पाया जाता है यहाँ पे कोल, तीसरा पाया जाता है मैग्नीज। और ये वो मिनरल हैं जो आपको स्टील बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टील बनाने के लिए। इसलिए आपको देखने को मिलेगा इंडिया में जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है, इस एरिया में आपको क्या देखने को मिलेंगे? इंडिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। कौन से रीजन में? इस वाले रीजन में, इंडिया में, छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? आयरन और कोल और मैग्नीज, जो आयरन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। प्लेट्यूज इन्वायरमेंट इज वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इनका इन्वायरमेंट बहुत अलग अलग होता है ना, डाइवर्स मतलब डिफरेंट होता है। मैनी प्लेट्यूज हैव रॉकी सॉइल। यहाँ पर कई जगह पे तो रॉकी सॉइल पाई जाती है, जिसकी वजह से ये कम फर्टाइल होता है प्लेन की तुलना में। प्लेन्स हम पढ़ेंगे अगले वाले टॉपिक में ना। देयरफॉर लेस फेवरेबल फॉर फार्मिंग। तो जहां पर रॉक्स ज्यादा पाई जाती है ना प्लेट्यूज में, वहां पर फार्मिंग नहीं होती। मगर इसका एक एक्सेप्शन है, एन एक्सेप्शन ऑफ दैट इज लावा प्लेट्यू। लावा प्लेट्यू होते हैं ना, वो जो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं, उसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है। मोर मैंने बताया था, इंडिया में जो हमारा प्लेट्यू है ना, ये लावा प्लेट्यू है। इंडिया का जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है ना बॉस, डेक्कन प्लेट्यू इज एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेट्यू। किसका एग्जाम्पल है? और मैंने बताया था यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है वो है ब्लैक सॉइल। वैसे दुनिया भर में अलग प्लेट्यूज है, वहाँ पर रॉकी सॉइल पाई जाती है, तो वहाँ पर खेती करना बड़ा डिफिकल्ट है। मगर इंडिया में कौन सा प्लेट्यू है? लावा प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है, जो वोल्केनिक एक्टिविटी से बनाता है। यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर खेती करना आसान है। प्लेट्यूज में एक बहुत सुंदर चीज देखने को मिलती है भाई साहब, वाटरफॉल्स। क्या देखने को मिलती है? वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, है ना, झरने देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, इसी को हम बोलते हैं वाटरफॉल। तो प्लेट्यूज आर ऑल्सो होम टू मैनी स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल। जबरदस्त वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल दे रखा, साउथ अफ्रीका में एक रिवर है जाम्बेजी रिवर, इस पर एक वाटरफॉल पाया जाता है जिसका नाम है विक्टोरिया फॉल्स। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है विक्टोरिया फॉल कहाँ पर है? आप बताओगे सर जाम्बेजी रिवर पर है। कहाँ है जाम्बेजी रिवर? साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगी। दूसरा, छोटा नागपुर प्लेट्यू मैंने अभी बताया था, यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा पर एक वाटरफॉल पाया जाता है जिसका नाम है हुंड्रू फॉल्स। फिर इसके अलावा वेस्टर्न घाट में श्रावस्ती रिवर है, उस पर एक फॉल पाया जाता है जोग फॉल्स, ठीक है। और इसके अलावा आपको मेघालय में चेरापूंजी प्लेट्यू पर एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा जिसका नाम है नोकलिकई फॉल। ये वाला जो दे रखा है ये है नोकलिकई फॉल है, जो आपको चेरापूंजी मेघालय में देखने को मिलेगा। तो ये रही कहानी किसके बारे में? प्लेट्यूज के बारे में। एक टॉपिक और बचा है अपना, प्लेन्स। तो प्लेन्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां पर हम प्लेन्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और अब हम देखेंगे प्लेन्स के बारे में। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 6 की, जो अपनी NCERT SST की, उसका चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था। और चैप्टर 3 का नाम है बॉस लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। चैप्टर का नाम क्या है? लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। अलग अलग लैंडफॉर्म्स है और वहाँ पे कैसी कैसी ज़िंदगी पाई जाती है। तो अब तक हमने 2 लैंडफॉर्म्स के बारे में जाना था। एक तो हमने देखा माउंटेन्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में जान लिया था, वहाँ पे कैसी लाइफ पाई जाती है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लेट्यूज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया था? प्लेट्यूज। और अब हम डिस्कस करेंगे प्लेन्स के बारे में, ठीक है। तो 3 लैंडफॉर्म्स हैं इस चैप्टर में जो डिस्कस किए गए, और थोड़ा सा लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डेजर्ट्स के बारे में। डेजर्ट्स के बारे में भी दिया गया है। तो लैंडफॉर्म्स फिजिकल फीचर होते हैं जो हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स को देखने से पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि प्लेन्स यार बनते कैसे हैं, है ना, हाउ प्लेन्स आर फॉर्म्ड। एक सिंपल सा आपको आइडिया दे दूं कि प्लेन्स बनते कैसे हैं। पहली बात तो आप ध्यान देना, ये हमारा प्यारा भारत,
क्योंकि इंडिया के रेस्पेक्ट में सारी चीज़ें आप याद करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बेसिक्स में मैंने आपको बताया था, ये वाला जो रीजन है ना, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं प्लेन्स वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। कौन सा प्लेन्स बोलते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स। चूँकि यहाँ से एक रिवर जाती है, उस रिवर का नाम है गंगा रिवर। कौन सी रिवर जाती है? और यहाँ पे जाके गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो इसलिए इन प्लेन्स का एक और नाम क्या है? गैंगेटिक प्लेन्स। गैंगेटिक प्लेन्स भारत की बात करें तो। और इन प्लेन्स को बनाया किसने है? ध्यान देना, एक रिवर ने बनाया है, उस रिवर का नाम है गंगा रिवर। कौन सी रिवर है? गंगा रिवर। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ करता था पहले, जहाँ आज प्लेन है, पहले यहाँ पे एक गड्ढा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? गड्ढा हुआ करता था। और इस गड्ढे में कुछ नहीं, मतलब खाली गड्ढा हुआ करता था, है ना। फिर क्या हुआ? हिमालय से, यहाँ आपको पता है हिमालय है, हिमालय माउंटेन, हिमालय से रिवर्स निकलती हैं। और ये रिवर्स धीरे धीरे जैसे मान लो ये रिवर बह के आ रही हैं, हिमालय से ऐसे रिवर बह के आ रही हैं, तो रिवर्स बह के नीचे पानी गिरा और फिर ऐसे चलेगी, रिवर्स आई। तो रिवर्स क्या करती हैं? अपने साथ लेके आई सेडिमेंट्स। क्या लेके आई? ये माउंटेन से तोड़ के क्या लेके आई? सेडिमेंट्स लेके आई। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में, ये जो गड्ढा था, ये गड्ढा अब क्या हो गया? भर गया। अब आपको एकदम ऐसा दिखाई देगा। तो इनिशियली क्या था बॉस? यहाँ पे इनिशियली गड्ढा हुआ करता था। इस गड्ढे को किसने बढ़ दिया? इन रिवर्स ने बढ़ दिया। ये रिवर्स कहाँ से आई? एक तो हिमालय से रिवर्स आई थी, इन्होंने इस गड्ढे को बढ़ दिया। हम भारत की बात करें, इधर से पेनिनसुलर रिवर्स आई थी। कौन सी रिवर्स आई थी? पेनिनसुलर। नीचे से भी कुछ रिवर्स आई थी, इधर से इन्होंने बढ़ दिया गड्ढे को, ऊपर से हिमालयन रिवर्स ने इस गड्ढे को बढ़ दिया और बन गए यहाँ पे प्लेन्स। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कोई पूछे हाउ प्लेन्स आर फॉर्म्ड, प्लेन्स कैसे बनते हैं, तो आपको बताना है प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाई रिवर्स। प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाई सेडिमेंट्स ब्रॉट बाई रिवर्स। और सेडिमेंट्स को कौन लेके आता है? रिवर्स लेके आती हैं, इरोजन करके माउंटेन्स का, ऐसे करके बनते हैं हमारे प्लेन्स। ये रहे हमारे सेडिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, इंडिया की बात करें, इन प्लेन्स में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल देखने को मिलेगी। और इस फर्टाइल सॉइल का नाम है नॉर्दर्न प्लेन्स की, जो मतलब हमारे भारत में जो फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती है, इसका नाम है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल। तो आपको देखने को मिलेगा इस एरिया में बहुत ज़्यादा सॉइल अगर फर्टाइल है, ऊपर से यहाँ पे पानी अवेलेबल है ही, ऊपर से यहाँ पे ज़मीन हमारी लगभग फ्लैट है, ऊपर से यहाँ पे इन्वायरमेंट भी हमारा बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत होती है। क्या होती है? एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है। और जब सारी चीज़ें अच्छी हैं तो इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन भी भर भर के पाई जाती है, बहुत सारी यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है। तो इंडिया में अगर कोई पूछे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यार कहाँ पर है, कोई पूछ ले आपसे, तो आप बताओगे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स वाले रीजन में, ठीक है। तो ये रही बात प्लेन्स कैसे बनते हैं। अच्छा, अभी मैंने बताया था इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन? प्लेन्स वाले, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो हम कहेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं ये डेंसली पॉपुलेटेड है। कैसे पॉपुलेटेड है? डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब है यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। आपको पता होगा यहाँ पे एक स्टेट है हमारा जिसका नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश। ये मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो पॉपुलेशन पाई जाती है वो कौन सा स्टेट है? हमारा उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान के बराबर है, पाकिस्तान से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है। मगर कहें क्यों, ऐसा क्या रीजन है यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्यों लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, वाई, ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे रीजन है नंबर एक तो यहाँ पर फर्टाइल सॉइल अवेलेबल है। फर्टाइल सॉइल किस में हेल्प करती है? एग्रीकल्चर में हेल्प करती है। और एग्रीकल्चर से आपको पता है खाना मिलता है, और खाना मिलता है तो अपने खाना सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा रीजन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत आसान है। ट्रांसपोर्ट बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट का अच्छा सिस्टम है, इवन वाटर ट्रांसपोर्ट का भी अच्छा सिस्टम है। तीसरा यहाँ पे जो फैक्टर है, क्यों ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन पाई जाती है, यहाँ पे एकदम फ्लैट रीजन है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं है। तो फ्लैट रीजन होने की वजह से यहाँ पे सेटलमेंट बनाना आसान है। सेटलमेंट का मतलब घर बनाना आसान है, इंडस्ट्रीज लगाना बहुत आसान है। चौथी चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, पानी खूब सारा अवेलेबल है, वाटर अवेलेबिलिटी है। वो पानी खूब सारा अवेलेबल है तो हेल्प करता है वो हमारा एग्रीकल्चर में। इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे खेती के बारे में, फार्मिंग के बारे में।
इन्हीं प्लेन्स रीजन में। अच्छा, खेती जो होती है हमारी दो तरह की होती है, ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है, ठीक है, फिर ये आपको इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगे। फार्मिंग एक होती है हमारी रेन फेड फार्मिंग। कैसी फार्मिंग होती है? रेन फेड फार्मिंग। और दूसरी होती है इरीगेटेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग और दूसरी कौन सी फार्मिंग होती है? इरीगेटेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग और इरीगेटेड फार्मिंग क्या अंतर है? ऐसी फार्मिंग जो बरसात पे डिपेंड हो। किस पे डिपेंड हो? बरसात पे। पूरी तरह से किस पे डिपेंड हो? बरसात पे डिपेंड होती है। उस फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं? रेन फेड फार्मिंग बोलते हैं। तो ध्यान देना, रेन फेड फार्मिंग कैसी फार्मिंग है? ऐसी फार्मिंग जो पूरी तरह से किस पे डिपेंड है? रेन पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड है? रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। तो रेनफॉल पर डिपेंड होने वाली फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं? रेन फेड फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, समय गुजरा तो आपने देखा इस रीजन में इरीगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई, तो आजकल इरीगेशन की मदद से भी फार्मिंग की जा रही है। अगर आपकी बरसात नहीं हो रही है तो इरीगेशन मतलब आपने कुएं में मोटर लगा दी वेल से, या आपने कैनाल्स बना दिए, नहर बना दी, नहर से जो खेती की जा रही है, ट्यूबवेल्स लगा दिए आपने, वहाँ से जो खेती की जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड इरीगेटेड फार्मिंग। तो फार्मिंग के अपने दो टाइप। बरसात पर अगर फार्मिंग डिपेंड है तो रेनफेड फार्मिंग। तो पुराने टाइम पर प्लेन्स में कैसी खेती होती थी? एक ही तरह की खेती होती थी, दैट इज़ रेनफेड फार्मिंग। मगर अब आपको देखने को मिलेगा हमने बहुत सारी नहर बना दी हैं, बहुत सारी मोटर्स लग गई हैं, पानी अवेलेबल है, तो हम अंडरग्राउंड वाटर का यूज करते हैं। कौन से वाटर का यूज करते हैं? अंडरग्राउंड वाटर का यूज करके भी खेती कर रहे हैं, नहरों के माध्यम से भी खेती कर रहे हैं, दैट इज इरीगेटेड फार्मिंग। अब हम शुरुआत करते हैं इस प्लेन वाले टॉपिक को, ठीक है। तो बेसिक्स आपने समझ लिया, क्योंकि बेसिक समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है बॉस। जब तक बेसिक हमारा नहीं होता है तो मज़ा नहीं आता है। तो प्लेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट हैव एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली अनड्यूलेटिंग सरफेस। तो प्लेन्स एक ऐसी ज़मीन होती है जो नॉर्मली फ्लैट होती है, या थोड़ा बहुत उसमें हल्का सा मतलब एक सरफेस टेढ़ी मेढ़ी देखने को मिलेगी। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल्स। प्लेन में बड़ी बड़ी हिल्स नहीं पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी वैलीज नहीं पाई जाती हैं, और इनकी हाइट मुश्किल से आपको देखने को मिलेगी 300 मीटर, है ना, सी लेवल से। सी लेवल क्या होता है? द एवरेज लेवल ऑफ सरफेस ऑफ ओशियंस। ओशियंस का जो एवरेज सरफेस लेवल होता है उसको सी लेवल बोलते हैं। तो प्लेन सी लेवल से मुश्किल से लास्ट 300 मीटर तक इनकी हाइट होती है। 300 से ज़्यादा पे फिर आपको प्लेट्यूज मिल जाएंगे, और 1000-2000 पे फिर आपके हिल्स मिल जाएंगे, फिर माउंटेन्स मिल जाएंगे। फ्लड प्लेन आर वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द माउंटेन्स। देखो यहाँ से कोई मान लो रिवर जा रही है ना, तो रिवर के आसपास का जो रीजन है उसको हम बोलेंगे, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसको हम बोलेंगे फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन। तो ध्यान रखना, फ्लड प्लेन्स कौन बनाता है? फ्लड प्लेन्स को रिवर्स बनाती हैं, और ये रिवर्स कहाँ से निकल के आ रही है? माउंटेन से निकल के आ रही हैं। ये रिवर्स क्या करती हैं बॉस? ये रिवर्स अपने साथ पार्टिकल्स लेके आती हैं, रॉक्स के, सैंड लेके आती हैं, सिल्ट लेके आती हैं, और इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। क्या बोलते हैं? दीज सेडिमेंट्स आर कैरिड ऑल द वे टू द प्लेन्स वेयर रिवर्स डिपोजिट देम एंड मेकिंग सॉइल वेरी फर्टाइल। तो ये रिवर्स जब आती हैं ऊपर से प्लेन एरिया में इनको डिपोजिट कर देती हैं सेडिमेंट्स को, और जो सॉइल है प्लेन एरिया की वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। अब जब ये सॉइल इतनी ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा आइडियल होती है क्या ग्रो करने के लिए? क्रॉप्स उगाने के लिए। इसलिए प्लेन्स में आपको मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो देखने को मिलेगी वो क्या है? प्लेन्स में मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी फार्मिंग आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉइल कैसी है? फर्टाइल है। प्लेन्स में बहुत सारे तरह के फ्लोरा एंड फोना भी पाए जाते हैं। फोना मतलब एनिमल्स, फ्लोरा मतलब प्लांट्स पाए जाते हैं। तो प्लेन्स इन सारी चीज़ों को भी सपोर्ट करता है। ये बहुत प्यारा मैप दे रखा है अपनी एनसीईआरटी में, तो आप देख सकते हो सारे कॉन्टिनेंट दे रखे हैं। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, है ना। नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या चीज़ दे रखी है देख लेते हैं एक बार में। एक तो माउंटेन दे रखा है जिसका नाम है रॉकी। ये वाला जो रीजन है इसको अलास्का बोलते हैं। यहाँ पर एक रिवर के द्वारा प्लेन बनाया गया है, इसको बोलते हैं मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर का प्लेन है ये। फिर ये है आपका साउथ अमेरिका। कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये जो है ब्राउन कलर का माउंटेन है इसको बोलते हैं एंडीज, और यहाँ पर एक रिवर है अमेजन। ये अमेजन रिवर के द्वारा बनाया गया प्लेन्स है। ऐसे ही ये है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में यहाँ पे ये तो माउंटेन हो गया एटलस, और यहाँ नाइल रिवर के द्वारा एक प्लेन बनाया गया है, इसका नाम है नाइल प्लेन्स। ये ईस्ट अफ्रीका है। यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका में हमने देखा था गोल्ड और डायमंड की माइंस पाई जाती हैं। नाइल रिवर के बारे में याद रखना, नाइल रिवर दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। कौन सी रिवर है? लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, ठीक है। और ये अमेजन जो है ना, ये लार्जेस्ट रिवर है भाई साहब। अमेजन कैसी रिवर है? लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, ये ध्यान रखना। फिर अपने यूरोप में देख लो, यहाँ पे एक माउंटेन है, सॉरी एशिया, यूरोप नहीं एशिया। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये तो हो जाएगा आपका यूरोप,
और ये वाला पार्ट हो जाएगा एशिया। यूरोप और एशिया के बीच में एक माउंटेन है, यूराल माउंटेन, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे मंगोलिया है, ये टिबेटियन प्लेट्यू है बॉस, ये मंगोलियन प्लेट्यू है। ये इंडस रिवर और गंगा रिवर के द्वारा बनाया गया प्लेन है, और ये तुम्हारा ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया गया प्लेन है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर जिसको चाइना में यांगची बोलते हैं। और इंडिया के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा ये वाला जो माउंटेन है, इसको हम बोलते हैं हिमालय माउंटेन है, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ देखनी। ये बीच में जो प्लेन बना हुआ है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का प्लेन है, इधर जो बना हुआ है इंडस रिवर का प्लेन है। ये सारी मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ ना। यहाँ पर एक पैटागोनियन नाम का एक प्लेट्यू है, पैटागोनियन, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो कलर अलग अलग दिखा रखे हैं ताकि दिख जाए। ये देखो, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका ये हिमालय है भाई साहब, क्या देखने को मिलेगा? हिमालय देखने को मिलेगा। ये भी ऊपर हिमालय, नीचे ये गैंगेटिक प्लेन्स हैं। कौन से प्लेन्स हैं? गैंगेटिक प्लेन्स। ऐसे प्लेन्स जो रिवर गंगा के द्वारा बनाए गए उनको हम गैंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, लाइफ इन द प्लेन्स। प्लेन्स में ज़िंदगी कैसी होती है? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड द रिवर्स इन फर्टाइल प्लेन्स। हजारों साल पहले आपको देखने को मिलेगा जो अपनी सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, वो भी कहाँ पर डेवलप हुई थी? इन्हीं फर्टाइल प्लेन्स में डेवलप हुई थी। आपको मैं बता दूं, आपको हिस्ट्री में पढ़ोगे, यहाँ से एक रिवर निकलती है और ये यहाँ जाके गिर जाती है। इस रिवर का नाम है इंडस, जिसको हम हिंदी में सिंधु नदी भी बोलते हैं। इस रिवर के आसपास एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। इस रिवर के आसपास एक सिविलाइजेशन यहाँ पर डेवलप हुई थी। इस सिविलाइजेशन का नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप पढ़ोगे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन हिस्ट्री में। यहाँ पर एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, इस सिविलाइजेशन का नाम था सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, या इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और क्या नाम है इसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो दुनिया भर में जितनी भी सिविलाइजेशंस बनी हुई हैं वो किसी ना किसी रिवर्स के आसपास डेवलप हुई हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। यही चीज़ कही जा रही है कि दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशन है सारी की सारी किसी ना किसी रिवर के आसपास डेवलप हुई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले प्लेन की, नॉर्दर्न प्लेन्स की। तो लगभग 40 करोड़ जो पॉपुलेशन है, 1/4 जो पॉपुलेशन है भाई साहब इंडिया की, वो इंडिया के गंगा प्लेन्स में रहती है, जिसको हम गैंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं। 40 करोड़ पॉपुलेशन रहती है भाई साहब। तो मैंने बताया था गैंगेटिक प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों है वो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। As with many other plains of the world, the major occupations of the people in this region include fishing, agriculture। अब देखो प्लेन्स में जो मेन मतलब कमाने का जो जरिया होता है वो क्या होता है बॉस? फिशिंग होती है, मछली उत्पादन, क्योंकि रिवर्स है, और दूसरा एग्रीकल्चर। यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ध्यान देना। यहाँ पर बहुत सारी क्या उगाई जाती हैं? क्रॉप्स। क्रॉप्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो उगाते हैं फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं? देखो, फूड क्रॉप्स में राइस उगाते हैं यहाँ पर, दूसरा गेहूँ उगाते हैं, वीट, तीसरा मेज उगाते हैं, मेज मतलब मक्का उगाते हैं, चौथा बारले का मतलब अपना जौ उगाते हैं, और पाँचवें पे मिलेट का मतलब बाजरा उगाते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कौन सी क्रॉप्स हैं ये हैं आपकी फूड क्रॉप्स। प्लेन्स में एक तो फूड क्रॉप्स हो गई। दूसरी कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे उगाते हैं बॉस? ये ऐसी क्रॉप है जिनको हम उगाते आ रहे हैं। दूसरी क्रॉप्स हैं आपकी फाइबर क्रॉप्स। तो आप बता दोगे दूसरी यहाँ पे कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं? फाइबर क्रॉप। फाइबर मतलब जिनसे रेशा निकलता है। क्या निकलता है? रेशे वाली क्रॉप्स। तो फाइबर क्रॉप्स में आपकी नंबर 1 तो हो जाएगी कॉटन, है ना, कपास, दूसरी हो जाएगी यहाँ पे जूट, और तीसरी हो जाएगी हेम्प, जिसको हम सन बोलते हैं। ये वो क्रॉप है जिनसे हमें रेशा मिलता है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं इस वाले रीजन में। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैज़ बीन मोस्टली रेनफेड। अभी मैंने एग्रीकल्चर के टाइप्स बताए थे। ऐसी एग्रीकल्चर जो बरसात पर डिपेंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेनफेड एग्रीकल्चर। तो शुरुआत में यहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर की जाती थी, जहाँ पे बरसात के थ्रू पानी देते थे। पिछले कुछ डिकेट्स में, रिसेंट डिकेट्स मतलब होता है दशक, पिछले कुछ दशकों में आपको देखने को मिलेगा अब इरीगेशन यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। इरीगेशन की फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है, और पानी जो खेतों में लाया जा रहा है वो कैनाल्स के माध्यम से लाया जा रहा है, पंप करके लाया जा रहा है ग्राउंड वाटर से। तो मतलब जब कैनाल के माध्यम से पानी दो, पंप करके पानी दो, दैट इज मतलब कॉल्ड इरीगेशन, है ना। इरीगेशन के माध्यम से भी अब यहाँ पर फसलें उगाई जा रही हैं। वाइल इरीगेशन हैज इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इरीगेशन से क्या हो गया है? हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो गया है। मगर इससे एक समस्या भी हुई है। जब आप बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज करोगे तो ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, डिप्लीशन हो जाएगा, मतलब कमी आ जाएगी। दिस प्रेजेंट्स ए चैलेंज फॉर द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन। अब जब आप ऐसे बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते रहोगे तो फ्यूचर में यहाँ पे पानी की क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी, और इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे लोगों को समस्याएं आने वाली हैं। और भी यहाँ पे समस्या हैं गैंगेटिक प्लेन्स में। गैंगेटिक प्लेन्स में एक समस्या तो क्या हो गई आपकी? पानी का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है खेती के लिए। तो ओवर मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है।
इस वाले रीजन में एक और दूसरी समस्या क्या है भाई साहब, हाई पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ के रिसोर्सेज उतनी जल्दी खत्म होंगे, और जब इतनी सारी पॉपुलेशन है तो ये पॉल्यूशन भी करेगी। तो एक और समस्या क्या है गैंगटॉक प्लेन्स की, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। वेदर इन ए माउंटेन रेंज और प्लेन्स और रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव कैरिड इमेंस कल्चरल वैल्यू। देखो चाहे प्लेन हो, चाहे माउंटेन हो, चाहे प्लेट्यू हो, रिवर्स का एक अपना अलग ही वैल्यू होती है। इन पर्टिकुलर मेनी कम्युनिटीज हैव कंसिडर्ड रिवर्स सोर्स एंड इट्स कन्फ्लुएंस विद वन और टू अदर रिवर्स टू बी सेक्रेड। देखो रिवर्स जहाँ से निकलती हैं उसको बोलते हैं रिवर का सोर्स, उनको हम पवित्र मानते हैं। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहाँ दो या दो से ज़्यादा रिवर मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ई गंगा रिवर है, मान लो कौन सी रिवर है, गंगा। इधर से एक रिवर आई इसकी बगल में से ही, और ये रिवर आके यहाँ पे मिल गई। आपको पता है एक रिवर है यमुना, तो गंगा और यमुना मिलती हैं तो ये इसका हो जाएगा कॉन्फ्लुएंस, और इसको हम बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं, आपको पता है गंगा और यमुना कहाँ पर मिलती हैं, ये मिलती हैं आपकी प्रयागराज में, प्रयागराज। और आपको पता है प्रयागराज बहुत फेमस जगह, यहाँ पर कुंभ का मेला लगा था। तो यही कहना चाह रहा है कि भाई जहाँ पर रिवर्स मिलती है ना, जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा उसकी एक कल्चरल वैल्यू होती है। इन इंडिया न्यूमरस फेस्टिवल्स, सेरेमनीज, रिचुअल्स आर कंडक्टेड एट सच लोकेशंस। तो ऐसी जगहों पर बहुत सारे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अभी मैंने बताया था कुंभ मेला, सेरेमनीज होती हैं बहुत सारी, रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, इन जगहों पर पवित्र काम किए जाते हैं। आपको पता है गंगा किनारे अस्थियाँ विसर्जन किया जाता है। बिकॉज प्लेन्स हैव ए जेंटल स्लोप, प्लेन्स का स्लोप बहुत जेंटल होता है, तो यह नेविगेशन करना बहुत आसान होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं। पुराने टाइम पर पीपल ऑल्सो यूज रिवर एक्सटेंसिवली टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पहले जब रोड वोड नहीं हुआ करते थे तो लोग वहाँ रिवर्स का इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इवन आज भी आप देखोगे जो लोग हैं बोट्स का इस्तेमाल करते हैं, गंगा के आसपास के जो लोग रहते हैं वो बोट्स का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये आप देख सकते हो भाई साहब, रिवर ट्रांसपोर्टेशन ऑन द गंगा। ये गंगा रिवर है भाई साहब, और गंगा रिवर में किसका इस्तेमाल हो रहा है, इन बोट्स का इस्तेमाल हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगला आगे देखते हैं। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, किसी की कैपेसिटी, किसी भी चैलेंजेस को डील करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर 3 मेन लैंडफॉर्म्स। इस चैप्टर में हमने 3 मेन लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया। हमने माउंटेन्स के बारे में डिस्कस किया, हमने प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया, हमने प्लेट्यूज के बारे में डिस्कस किया ही नहीं किया। बट इट्स सरफेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपर्ट ऑफन डिफाइन ए न्यू मोर लैंडफॉर्म। तो इन 3 लैंडफॉर्म के अलावा कुछ एक्सपर्ट करें यार कुछ और भी लैंडफॉर्म होते हैं, उनमें से एक लैंडफॉर्म है हमारा डेजर्ट। डेजर्ट के बारे में स्टार्टिंग के वीडियो में ही बता चुका हूँ भाई। इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है ना बॉस, इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेजर्ट, और इस डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट है बॉस, ठीक है। तो एक और लैंडफॉर्म क्या हो गया अपना, डेजर्ट हो गया। डेजर्ट बहुत बड़े हैं हमारे और बहुत ड्राई एरिया होता है, और यहाँ पे वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन होती है। डेजर्ट की खास बात क्या होती है, ये बड़े होते हैं और बहुत यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। एक खास बात डेजर्ट्स की क्या याद रखनी है, लेस रेनफॉल, बहुत कम यहाँ पे रेनफॉल होती है। और जब रेनफॉल कम होगी तो यहाँ पे लेस प्लांट्स मिलेंगे, लेस प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल भी यहाँ पे कम पाए जाते हैं। और जब पानी वानी भी कम पाया जाता है तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम मिलेगी आपको। पॉपुलेशन भी कैसी मिलेगी, यहाँ पे लेस देखने को मिलेगी। देयर फ्लोरा एंड फोना ऑल्सो यूनिक। इनका फ्लोरा फोना जो प्लांट और एनिमल होते हैं वे बिल्कुल यूनिक होते हैं। जैसे डेजर्ट्स में आपको ऊँट देखने को मिलेगा और बाकी जगह पे ऊँट कम देखने को मिलते हैं, है ना। डेजर्ट में जैसे आपको एक पेड़ देखने को मिलेगा खिजड़ी, वो बाकी जगह पे नहीं देखने को मिलेगा, कैक्टस, खेकड़ी, बबूल, है ना। सब डेजर्ट्स आर हॉट। अब देखो डेजर्ट हमारे 2 प्रकार के होते हैं बॉस। डेजर्ट भी कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होते हैं हॉट डेजर्ट और एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है सहारा। अफ्रीका में एक डेजर्ट है जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। इंडिया में एक डेजर्ट है जिसका नाम है थार। ये दोनों के दोनों कैसे डेजर्ट हैं, हॉट डेजर्ट, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, थार डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये कैसे डेजर्ट हैं, हॉट डेजर्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा कुछ कोल्ड डेजर्ट होते हैं जिसमें गोबी डेजर्ट है। मंगोलिया नाम का एक देश है जहाँ पर एक डेजर्ट पाया जाता है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। चाइना के ऊपर एक देश है मंगोलिया, वहाँ गोबी डेजर्ट है। अपने इंडिया में भी ये कोल्ड डेजर्ट जिसको हम बोलते हैं लद्दाख, लद्दाख में भी कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। और कुछ एक्सपर्ट तो कहते हैं अंटार्कटिका भी एक कोल्ड डेजर्ट है। क्या, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है ना, वो भी एक कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल है।
अब इन डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगा कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं, मगर यहाँ पे रहने वाले लोगों ने इनको अडेप्ट कर लिया है, डेजर्ट को भी अडेप्ट कर लिया है। इंडिया में कुछ कम्युनिटी थार डेजर्ट में रहती हैं और कुछ माइग्रेट करके आई हैं यहाँ पे। इनकी एक अलग ही कल्चरल ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेगी, इनके अलग सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, इनके अलग ही महान लोग देखने को मिलेंगे जो डेजर्ट से संबंधित हैं। तो The diverse ways in which humans have made all landforms their home is a testimony of our adaptability and resilience। तो यार इतनी सारे हमारे लैंडफॉर्म्स हमने देखे, लोग माउंटेन्स पर भी रह रहे हैं, लोग प्लेन्स में भी रह रहे हैं, लोग प्लेट्यूज में भी रह रहे हैं, लोग डेजर्ट्स में भी रह रहे हैं, लोग आइलैंड्स पर भी रह रहे हैं। तो यार इंसान है ना, आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने अडेप्ट कर लेता है, रेजिलियंट है इंसान, झेल लेता है, इनके चैलेंजेस को भी झेल लेता है, राइट। तो यहाँ पर ये अपना लगभग चैप्टर खत्म हो गया। एक ये और दे रखा है, द 5 थिनाइज ऑफ एंशिएंट तमिल संगम पोइट्री आर 5 लैंडस्केप्स एसोसिएटेड विद द सर्टेन स्पेसिफिक डेटीज, लाइफ स्टाइल्स, मूड और इमोशंस सच एज लव, लॉन्गिंग, सेपरेशन, क्वेरल, etc। द टेबल ओनली लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 लैंडस्केप्स। 5 लैंडस्केप के बारे में यहाँ पे दे रखा है साउथ इंडिया के, मतलब साउथ इंडिया में, ठीक है। तो थिनाई कौन कौन सी है? कुरुंजी, मुल्लाई, मरुदम, नेडल, पलाई, ये साउथ के नेम है ना। यहाँ पे लैंडस्केप, कुरुंजी का मतलब है माउंटेनियस रीजन, मुलाई का मतलब है ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट रीजन, मरुदम का मतलब है फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स, नेडल का मतलब है कोस्टल रीजन्स और पलाई का मतलब है एरिड डेजर्ट लाइक रीजन्स। माउंटेनियस रीजन में मेन ऑक्यूपेशन मतलब रोजी रोटी का काम क्या होता है? हंटिंग एंड गैदरिंग। ग्रासलैंड्स में मेन काम होता है कैटल रियरिंग। प्लेन्स में मेन काम होता है फर्टाइल फार्मिंग करना, और कोस्टल एरिया में होता है फिशिंग और सी फायरिंग एक्टिविटीज़। और सूखे जो एरिया होते हैं वहाँ पर जर्नी करते हैं और फाइटिंग करते हैं। दीज 5 थिनाइज, ये 5 जो लैंड फॉर्म्स दे रखे हैं, 5 तरह के लैंडफॉर्म्स हैं ये जो आपने देख ही लिए, और यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। ये चैप्टर का समरी है। बिफोर वी मूव ऑन का मतलब आपने क्या क्या आपने इस चैप्टर में सीखा। तो हमने देखा कि लैंडफॉर्म को हम 3 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। तीनों की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं और इनका एनवायरनमेंट अलग होता है। थ्रू आउट द हिस्ट्री पीपल लिव्स एंड एक्टिविटीज हैव बीन मच इम्पैक्टेड बाय द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म दे हैव लिव्ड इन। पूरी हिस्ट्री में देख लो, अलग अलग जगह पर अलग तरह के लैंडफॉर्म होते हैं और वो वहाँ पे रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। दीज लैंडफॉर्म्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चर। ये लैंडफॉर्म हमारे कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है पूरी दुनिया में। इंडियन कल्चर इन पर्टिकुलर हैज सेलिब्रेटेड देम इन डाइवर्स वेज। हमारे कल्चर को हम अलग ही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ईच लैंडफॉर्म ऑफर डिफरेंट चैलेंजेज एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज। हर लैंडफॉर्म में अलग अलग चैलेंजेज हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर भी हैं और समस्याएं भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर खत्म हुआ और हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी के तीनों चैप्टर हमारे एंड हो चुके हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।